हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। We at GD Goenka nurture the inherited potential of the child by experiential learning. In Atal Tinkering Lab, students will be working on artificial intelligence and robotics. Provision of boys and girls hostel contributes in holistic development of students. The sports infrastructure and coaches facilitate Goenkans in getting medals even at national level. School doesn't mean academics only. Along with good studies, we also transform students into an ideal personality, and that is something which stands us out. Admissions are open at DAV Thermal for session 2020. Kindly make a visit to DAV Thermal and explore the avenues for your child in advance. We at DAV Thermal gives our students roots to grow and wings to fly. Wish you and your ward happy and prosperous academic year 2020. शहरी विधायक प्रमोद विज 100 दिन का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच पहुंचे। सुखदेव नगर पार्क में करवाए गए इस कार्यक्रम में विधायक महोदय ने बड़ी ही सफाई से दो पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। दैनिक जागरण से समाचार संपादक सतीश चंद्र श्रीवास्तव और वॉइस ऑफ पानीपत के एग्जीक्यूटिव एडिटर कुलवंत सिंह ने विधायक प्रमोद विज से उनके 100 दिन के कार्यकाल और उनके भविष्य के प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा की। नेताजी को सुनने के लिए 5 बजे ही जनता सुखदेव नगर पार्क में पहुंचने लगी। शहर की सिक्योरिटी निगम में हुए घोटाले, समरसीबल घोटाला, लाइट में हुए घोटाले पर प्रमोद विज खुलकर बोले। विधायक महोदय ने खुद मानते हुए कहा कि पानीपत में जो घोटाले हुए हैं वो दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। चलिए बिना देरी किए आपको सीधा लिए चलते हैं नेताजी आपके द्वार कार्यक्रम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। आपके नेता आपके द्वार पर हैं। 100 दिन पूरे हो चुके हैं विधायक बने। 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार का लेखा जोखा दिया था और आज पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज लेखा जोखा देने लिए आपके बीच में आए हैं। 100 दिन कहाँ गायब रहे हैं? लोग हमारे से कमेंट करके पूछते हैं कि चुनाव से पहले प्रमोद विज हमेशा जनता के बीच में रहते थे, लेकिन 100 दिन से गायब नजर आ रहे हैं। जब हम प्रमोद विज जी से पूछते हैं कि विज साहब आप कहाँ हैं, तो विज साहब कहते हैं मैं मीटिंग करता हूँ। हमारे साथ समाचार संपादक दैनिक जागरण से सतीश श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। इनका इंतजार हो रहा था। सर आप मेन स्टेज पे आइए। तो ये मेरे सहयोगी बन के मेरे साथ रहेंगे। प्रमोद विज जी से सवाल जवाब ये भी करेंगे। तो 100 दिन का लेखा जोखा जो है, इसको लेकर विधायक प्रमोद विज आप लोगों के बीच में हैं। पिछले 5 साल हम जो पूर्व में विधायिका रही हैं रोहिता रेवड़ी, उनको अपने मंच पर बुलाते रहे, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत थी, उनको वो मंच पे नहीं आए। लेकिन विधायक प्रमोद विज से हमने एक आग्रह किया था कि 100 दिन आपके पूरे होने जा रहे हैं, जनता के बीच में आकर अपना लेखा जोखा जरूर दें। तो आए आज जनता के बीच। पहले सबसे पहले तो आप जनता का धन्यवाद, अपना समय निकालकर यहाँ आया। सुखदेव नगर के निवासी हैं, इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, तो अपने लिए एक तालियां जरूर बजा दें। उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी, प्रमोद विज जाने माने उद्योगपति हैं, जिलाध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी पार्टी के। 100 दिन का लेखा जोखा लेने जा रहे हैं, अभी भी हैं बिल्कुल, अभी इनके चुनाव होने बाकी है। तो विज साहब के पास चलेंगे। जिलाध्यक्ष रहे, बड़े सक्रिय रहे। हालांकि जिलाध्यक्ष का पद बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जितनी मेहनत की पार्टी को ऊपर ले जाने के लिए काबिले तारीफ थी। लेकिन अब 100 दिन का लेखा जोखा जो है उनसे लेने जा रहे हैं।
सबसे पहले आपका स्वागत है विशाल। धन्यवाद कुलवंत जी। पहले तो मैं आपके माध्यम से अपनी पानीपत की सारी जनता का, अभी सभी साथी मेरे बैठे हुए हैं, माताएं बहनें मेरे भाई सब बैठे हुए हैं, मैं इन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने विशाल हो गया, धन्यवाद हो गया विशाल जी। आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इतना विश्वास रख के मेरे को यहाँ से अपना प्रतिनिधि बनाकर हरियाणा की पंचायत में, विधानसभा में भेजा है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। काम की बात में है सर, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि 100 दिन पूरे हो गए जी, विधायक साहब कहाँ हैं। हालांकि आपने जो वायदे किए थे कि मैं तो पहले दिन से काम पे लग जाऊंगा, आप ही बताएंगे कि 100 दिन से प्रमोद विज जी है कहाँ। लेकिन उससे पहले जो दिल्ली के इलेक्शन हुए हैं, जो सामने सर्वे आ रहे हैं, जो सारी बातचीत निकल के आ रही है, उसमें बीजेपी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही, नाराज लग रहे हैं लोग। प्रदर्शन अच्छा है। पहले कितनी सीट थी और अब उससे बहुत ज़्यादा सीट आएगी। अब रिजल्ट आने दीजिए, काउंटिंग शुरू होने दीजिए, रिजल्ट पहले से बहुत बेहतर आएंगे, यकीन रखिए इस बात का। लेकिन पहले 75 पार का नारा हरियाणा में दिया जा रहा था। पहले तो आप कह रहे थे जो सर्वे हैं वो बड़े अच्छे हैं, 75 पार हम लोग लेके जाएंगे। लेकिन इस बार आपके जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वहाँ के दिल्ली के मनोज जी, वो कह रहे हैं जी ये तो सर्वे बिल्कुल बेकार है, इनका एग्जिट पोल ही गलत है। देखिए, हर स्टेट की अपनी स्थिति होती है और वहाँ की जानकारी वहाँ के अध्यक्ष को हमारे से बेहतर है। जो मनोज जी कह रहे हैं बहुत सोच समझ के कह रहे हैं। अब चुनाव के बाद गिनती होने दीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, यकीन करिए इस बात का। चलो अच्छी बात है। अब विशाल से बातचीत करते हैं। विशाल, 100 दिन पूरे हो गए आपकी सरकार को, 100 दिन आपके भी पूरे हो गए। कहाँ हैं आप? 100 दिनों से कहाँ गायब हैं? मेरे 100 दिन पूरे हुए, मैं पूरा नहीं हुआ अभी, कहीं ध्यान कर लेना। मैं निश्चित तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैंने कार्यालय इमीडिएटली शिफ्ट किया मॉडल टाउन से पानीपत विधानसभा के सेंट्रल प्लेस पे, बस स्टैंड के नज़दीक, क्योंकि मैं ये चाहता था कि सबको एक सुविधा हो, किसी को भी मिलना हो। और एक बड़ी अच्छी बात है कि तकरीबन यहाँ पे पूरा दिन में 500 से 600 लोग डेली मिलने के लिए ज़रूर आते हैं। हर एक की अपनी समस्या होती है। आप कभी भी आप बताइए, आपको 50 साल में कौन से विधायक ने अपना ऑफिस बनाया और वो रोज सुबह उस ऑफिस में आके बैठता हो? आप हरियाणा में बता दीजिए कौन सा विधायक ऐसा कर रहा है। आप मेरे कार्यालय में सुबह 10 बजे से लेके मैं निश्चित तौर पे 3 बजे तक तो बैठता हूँ। उसके बाद भी कहीं सामाजिक तौर पे जाना पड़ता है, कोई समस्या होती है वहाँ जाना पड़ता है, कोई क्वालिटी देखने निगम में जाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद शाम को फिर आगे बैठता हूँ और रात को तकरीबन 9:30 बजे तक कार्यालय में लोगों के लिए हर टाइम उपलब्ध हूँ। आप कभी भी चेक कर सकते हैं और ये साथी जो यहाँ खड़े हैं ये सब इस बात की गारंटी कर सकते हैं कि मैं रोज़ जिस दिन पानीपत में अगर हूँ, अगर चंडीगढ़ नहीं गया तो मैं कार्यालय में अपने सभी पानीपत की जनता के लिए हर टाइम हाजिर हूँ। काम करने को बहुत है, बहुत काम करने को है और मैं निश्चित तौर पे आज आपसे सब साझा करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं और कहां तक पहुंचा हूं। जो काम है पहले उनको पटरी पे चढ़ाना जरूरी है। मेरी मान्यता यह है कि अगर मैं शुरू से ही पहले दिन से सिर्फ बाजारों में और इधर उधर जाऊंगा तो जो काम सरकारी तौर पे करवाने हैं, जिनको शुरू करवाने में भी 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, तब वो पटरी पे शुरू होते हैं और अगले 3 महीने में वो कंप्लीट होने शुरू होते हैं और तब जाके कोई प्रोजेक्ट शहर में आता है। अगर मैंने पहले के 3, 4, 5 महीने मिलने जुलने में लगा दिए तो ये काम जो शहर में शुरू होंगे वो 1 साल के बाद होंगे। और मेरा इरादा ये है कि मेरे काम आज से 3 महीने बाद, 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 3 महीने बाद जो प्रोजेक्ट मैं लेके आया हूँ वो शहर में नज़र आने चाहिए। उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उनकी क्वालिटी बन रही है, शहर की सुविधा के लिए काम हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या आपकी ट्रैफिक की है। लगातार हम टोल हटाने की बात करते हैं, मैं भी बात करता हूँ, संजय जी भी बात करते हैं और हमने नेशनल हाईवे को यहाँ तक कह दिया कि आप अपना L&T को ये बोला कि अपना लॉस बताइए कितना होता है। हमारे को टोल पानीपत की जनता को नहीं देना, आपका जितना लॉस होता है नेशनल हाईवे से, जो इसकी फाइनेंस कमेटी है उससे हम आपको पूरा करवा के देंगे। कट खोलने की बात है, 2 कट इधर खोलने हैं करनाल की तरफ, 2 दिल्ली की तरफ खोलने हैं, उसकी चर्चा लगातार उनसे मीटिंगें कर रहे हैं। उन्होंने इस फ्लाईओवर का डिजाइन गलत बनाया, ये उन्होंने प्रॉब्लम दिया है शहर को, ये L&T ने हमें प्रॉब्लम दी है, नेशनल हाईवे ने प्रॉब्लम दी है हमें और इसका समाधान भी उन्हीं को देना पड़ेगा।
हम उनको जब भी किसी समाधान के लिए कहते हैं वो कोई ना कोई ना नुकर करके बैठ जाते हैं। अब हमारी अगली बैठक जो है आप देखेंगे 14 तारीख को नेशनल हाईवे की अथॉरिटीज़ और L&T की एक बार फिर आ रही हैं, उनसे पूरी चर्चा होगी। संजय भाटिया जी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और हमारी अपने शहर को कमिटमेंट है टोल हटाने की भी, कट खोलने के लिए भी, इसके अंडरपास बनाने, 3 से 4 जगह अंडरपास बनाने बहुत जरूरी है ताकि पैदल यात्रियों को सुविधा होनी चाहिए रोड को क्रॉस करने की। इस तरह के समाधान यकीन रखिए ये काम हमारा प्रोसेस में डला हुआ है जिसके लिए निरंतर प्रयास जारी हैं और इसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, हरियाणा सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं, चीफ इंजीनियर इन्वॉल्व है, इंजीनियर इन चीफ इन्वॉल्व है, L&T के लोग हैं, नेशनल हाईवे के लोग हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ संजय भाटिया जी के सहयोग से हम ये समाधान बहुत जल्दी इसको निकाल लेंगे। पहला काम तो ये हमारा चल रहा है, लेकिन अभी वो डिस्कशन लेवल पे है, अभी वो इम्प्लीमेंट होने का समय नहीं आया उसका, लेकिन निश्चित तौर पे हम उसको करेंगे। एक मिनट, पूरा लेखा जोखा लेके आए आप? पूरा है जी, पूरा पब्लिक ने बनाया तो पब्लिक को जॉब दी है मेरी, और उसके बाद आप जो कहेंगे और काम वो भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोहाना रोड, गोहाना मोड़ से लेके कैनाल तक और कैनाल के बाद ढार मोड़ तक इसको 4 लेन करने का प्रोजेक्ट फाइनल होके इसका पैसा भी आ चुका है। और इसके लिए जो बीच में ब्रिज है गोहाना मोड़ का, गोहाना फ्लाईओवर जो है उसकी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया है, उसको भी एक एडिशनल फ्लाईओवर वहाँ पे और देने का, उसकी वायबिलिटी अप्रूव हो चुकी है। और एक तो ये काम हमने यहाँ किया जी, इधर गोहाना रोड का ये समाधान है। दूसरा असंध रोड, जैसे आप मॉडल टाउन की तरफ उतरते हैं, जहाँ पहली कोठी शुरू होती है वहीं से, जहाँ प्रभाकर हॉस्पिटल है वहाँ से लेके नहर तक ये 4 लेन होने जा रहा है। सारी अप्रूवल्स आ चुकी है, इसका पैसा भी आ चुका है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक छोटी सी अड़चन है जो 1 आध हफ्ते में क्लियर हो जाएगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमें कुछ लैंड देनी पड़ती है, वो 1 हफ्ते में क्लियर हो जाएगी। और हमने माननीय मुख्यमंत्री को एडिशनल रिक्वेस्ट दी है कि जो 4 लेन है वो कैनाल तक ना करके उसको हम जो नगर निगम की सीमा है जो लगभग शोधापुर गांव तक है वहां तक इसको कर दिया जाए। तो इसके लिए भी मेरे प्रयास जारी हैं, ये काम भी निश्चित तौर पे हो जाएगा। एक आपसे साझा करता हूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को 5 करोड़ रुपया दिया अपनी विधानसभा का विकास करने के लिए। हमारे शहरी विधानसभा में 27 गवर्नमेंट स्कूल हैं और उसमें से कुछ स्कूलों की हालत इतनी ख़राब है कि उन स्कूलों की बिल्डिंगों को कंडम घोषित करके तोड़ा जा चुका है। वहाँ के बच्चे इधर उधर धर्मशालाओं में या छोटी मोटी जगह किराए पे लेके पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि एक स्कूल जो है 2 से 3 जगह पे लग रहा है, छोटी छोटी जगह पे। ये सिस्टम बिल्कुल गलत है। तो मैंने ये निश्चय किया कि मैं पैसा नगर निगम के काम में नहीं दूंगा, मुझे वहाँ अभी विश्वास पैदा नहीं हुआ है मेरा। मैंने ये सारे का सारा पैसा जो है स्कूलों के लिए दिया है। सबसे पहले तो कच्चे कैंप में एक स्कूल है, उसकी बिल्डिंग को गिरा दिया गया है और वहाँ बहुत भारी संख्या में लगभग 1300 बच्चे पढ़ते हैं। उस स्कूल को हमने 1 करोड़ 30 लाख रुपया दिया ताकि एक नया स्कूल बनाया जाए जो बच्चों को उसकी सुविधा हो। इसके साथ ही वार्ड नंबर 10 में जहाँ सैनी जी हमारे हैं, वहाँ एक स्कूल नया बनाने जा रहे हैं। वो स्कूल गिराया जा चुका है, वहाँ के बच्चे इधर उधर पढ़ रहे हैं। उस स्कूल के लिए 90 लाख रुपया उसको दिया गया जी। इसके साथ ही एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है रमेश नगर में, रमेश नगर में एक स्कूल है, उसको 60 लाख रुपया उस स्कूल को बनाने के लिए दिया है। और आपके जीटी रोड पे एक बहुत बड़ा स्कूल है गवर्नमेंट मॉडर्न संस्कृति स्कूल, जहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं और उनकी बिल्डिंग कंडम हो चुकी है। उसके ब्रांड न्यू बिल्डिंग बनाई जाएगी और ये ऐसे स्कूल हम बनाने जा रहे हैं जो हरियाणा में उदाहरण हो गए। मैं निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री को लेकर आऊँगा कि सभी स्कूल इस तरह के बनाए जाएँ। इतना प्रयास हम टीम मिल के कर रही है। इस स्कूल के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि हमने दी है उनको। इसी तरह से तहसील कैंप में एक स्कूल है, उसकी छत नहीं डली है कमरे की, बड़ा कमरा है वो, उसके लिए 4 लाख रुपया दिया गया ताकि वहाँ वो कमरा भी चालू हो।
एक आपसे साझा करता हूं कि बिशन स्वरूप कॉलोनी से हम सीधा इनकम टैक्स ऑफिस जो है सेक्टर 6 की तरफ सीधा जा सकते हैं। जो ड्रेन है उसके ऊपर पुल नहीं है, तो मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट को उस पुल बनाने के लिए जो अनुदान राशि आई थी वो 45 लाख रुपए की राशि उन्होंने मांगी तो दे दी है। ये 10 या 12 दिन में ये काम चालू हो जाएगा, ताकि हमारा जितना शिवपुरी से संत रोड से ट्रैफिक है वो इधर से सीधा निकल जाएगा और जीटी रोड पे जा सकता है। ये राशि भी उनको दे दी गई है। ये 5 करोड़ रुपए का मैंने आपको हिसाब दिया है, और निश्चित तौर पे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो स्कूल बनेंगे मैं आप सबको भी वहाँ लेके चलूँगा। और मेरा इरादा ये है कि 5 साल में सारे के सारे हमारे विधानसभा के 27 स्कूल उस लेवल के होंगे। आप उस स्कूल को देखेंगे तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहेंगे। ऐसी मेरी योजना। 500 दिन का लेखा जोखा आपने दिया, अभी साहब प्रोजेक्ट ये आपके होते होते 5 साल में पूरे हो जाएंगे? ये प्रोजेक्ट हमारा विद इन 1 ईयर से कम समय में है। ये जो स्कूल बनेंगे ये 1 महीने में चालू हो जाने चाहिए, और इसको कंप्लीट हम विद इन 365 डेज में कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल। सतीश श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं, पहले इनसे बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद सवाल जो है जनता के वो लेंगे। श्रीवास्तव जी, 100 दिन का भी लेखा जोखा दिया है, कितने संतुष्ट लग रहे हैं आप विधायक जी के जवाब से? कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर ये सारे जो प्रोजेक्ट है पूरे हो जाएंगे। मुझे लगता है कि जनता तालियों से जो है कहेगी कि 200% सहमत है, 200% सहमत हैं विधायक जी से। जरूरी है, स्कूल की बिल्डिंग्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्कूल में बिल्डिंग नहीं पढ़ाते बच्चों को शिक्षक पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूलों में टीचर कहाँ हैं? तालियां बजाइए आप लोग। चाहिए हमें टीचर्स, और टीचर्स की समस्या सबसे बड़ी है। इस पर जरूर जवाब चाहिए विधायक जी का, क्योंकि और आप टीचर रख देते हैं और टीचर से, हेड टीचर से कहते हैं कि सफाई करो। एक प्राइवेट स्कूल में कम पैसा वाला टीचर होता है, लेकिन उसके पास सफाई कर्मचारी होता है, पानी पिलाने वाला आदमी होता है। लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों में यह स्थिति है कि हेड टीचर सुबह सफाई कर रही होती है। हम पत्रकार लोग ही अगर बच्चों से सफाई करा दी जाए तो मानवाधिकार आयोग तक की वहां पर खबर पहुंच जाती है। सर, निवेदन यह है कि मैन पावर क्राइसिस है। आप बहुत अच्छे प्रबंधक हैं, शिक्षक के बिना स्कूल कैसे चलेंगे? कुलवंती जी, यह जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल उठाया इन्होंने। अभी स्कूलों की बातचीत चल रही है, बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, करोड़ों रुपए आपने लगा दिया, लेकिन शिक्षक कहाँ से आएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, शिक्षक हैं, कमी जरूर है, ये मैं मान सकता हूँ आपकी बात, और क्वालिटी की भी कमी है। दोनों में, संख्या में कमी है, क्वालिटी में कमी है। निश्चित तौर पे मैं आपको एक बात बताऊँ, भाजी कहा करते सोना आंधे कड़िया जाएगा। आप स्कूल बनने तो वो काम भी करके दिखाएंगे। अभी करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था सरकारी, जो आपका हॉस्पिटल है वो कर क्या, ट्रामा सेंटर भी शुरू हो गया। उसमें कांग्रेस के समय में मेरे ख्याल में वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लेकिन उद्घाटन आपने कर दिया। उसका काफ़ी श्रेय ले रहे हैं कि बड़ी अच्छी जो बनाई है बिल्डिंग बीजेपी ने बनाई है, बीजेपी ने उद्घाटन कर दिया। लेकिन अफसोस की बात है, अभी श्रीवास्तव जी जैसा कह रहे थे कि बिल्डिंग को क्या करेंगे, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करती, बीच में डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर का रोना कांग्रेस सरकार भी रोती रही, और आपके समय पे भी डॉक्टर नहीं है। कुलवंती, आपको लगता है मुझे कि हम लोग इस शिक्षा व्यवस्था पर आगे नहीं बढ़ सके हैं पहले? जी जी, एक्चुअल में अभी सरकार उन स्कूलों को बंद करने जा रही है, और 3 महीने के लिए भीख मांगा है शिक्षकों ने। अगर यहाँ शिक्षक हैं तो वो शायद जान रहे होंगे कि बड़ी मुश्किल से सरकारी शिक्षकों ने कहा है कि हम संभालेंगे स्कूलों को। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी नहीं है। सर, विद्यार्थी इसलिए नहीं है, कोई भी, सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का सरकारी स्कूल में टीचर के रूप में नौकरी लग जाती है तो वो किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा रहा होता है, वो सरकारी स्कूल में जाता है। सक्षम लोग ही सरकारी स्कूल में जाते हैं। 5 साल की सरकार आपकी जा चुकी है, आप अध्यक्ष रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि शिक्षकों में कमी ना निकालिए, व्यवस्थागत खामी है। व्यवस्थागत खामी क्या आई है वो बताइए, क्या समाधान करेंगे वो बताइए, तब रास्ता निकलेगा। सर जी, श्रीवास्तव जी, मैंने आपसे पहले भी प्रार्थना की है, स्कूल जब बनाएंगे तो उसको सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी भी होगी। हम सिर्फ बिल्डिंग नहीं देने जा रहे हैं। मैंने जहाँ जहाँ स्कूल बना रहे हैं वहाँ के पार्षद को इन्वॉल्व किया है, वहाँ की RWA को लिया साथ में। हमने जब नक्शे बनाए तो उनको साथ बिठाया कि किस तरह की रिक्वायरमेंट्स है, इनकी मेंटेनेंस का खर्चा अगर आएगा उसका प्रबंध भी किया जाएगा।
स्कूल में टीचर को हम ये नहीं कहेंगे बच्चों को कि आप इसके सफाई के जिम्मेवार हैं, सफाई रखने के जिम्मेवार है, करने के जिम्मेवार वो नहीं होंगे। पैसे की अगर व्यवस्था होगी, मैं एक टॉपिक पे आखिर में आऊँगा कि वो व्यवस्था किस तरह से की जाएगी, तो आप निश्चिंत रहिए, अच्छे टीचर हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, उनका डिसिप्लिन क्रिएट करेंगे, RWA को इन्वॉल्व करेंगे हर स्कूल के अंदर, ये जिम्मेवार होंगे। देखिए कुलवंत जी और मैं जो सवाल उठा रहे हैं वो यह माना जाए कि हम सरकार के शुरुआती दिनों में ही सवाल खड़े कर रहे हैं। सभी को पता है कि दिल्ली में अगर केजरीवाल ने 2 ही मुद्दे बात की, कहा कि मैं स्कूल और मेडिकल सुविधाएं, 2 सुविधाएं उन्होंने बेहतर करी और केवल इन्हीं 2 सुविधाओं पर उन्होंने लोगों से वोट मांगा और परिणाम जो है वो हम सभी न कहते हुए भी जान रहे हैं। सर, थ्रस्ट मैनेजमेंट थ्रस्ट अभी जो स्कूल चल रहे हैं उन पर क्या आप रिपोर्ट पेश करेंगे? आप कब रिपोर्ट पेश करेंगे? कि अभी जो हमारी जानकारी है कि 50% से ज्यादा स्कूलों में टीचर पूरे नहीं हैं, लगभग 70% स्कूलों में सफाई कर्मचारी नहीं है। हम इन जो चल रहे हैं स्कूल, आप नई बिल्डिंग बनाएंगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, नो, जो स्कूल चल रहे हैं उन पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कब तक? चलो ये भी चैलेंज आपका ले लेते हैं। अगली बार जब आप बुलाएंगे ना, तो उसमें सभी चीजों को आपका सिर्फ जवाब ही नहीं देंगे, करके दिखा दिया होगा। 6 महीने पर 6 महीने पर हम लोग देखेंगे। कोई टाइम बाउंड कर रहे हैं? 6 महीने पर 6 महीने कह दिया, 6 महीने में आपको 27 के 27 स्कूलों का आज की रिपोर्ट ले लीजिए, मैं आपको बना दूंगा रिपोर्ट आज की, और 6 महीने बाद की रिपोर्ट देखेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि वहां काम किया गया। वो आपकी बिल्डिंग तैयार होनी है, उसमें अभी प्रोजेक्ट जी, वो सिर्फ अभी 5 या 6 स्कूल है, मैं 27 स्कूलों की बात कर रहा हूँ। स्कूल चल रहे हैं, जो चल रहे हैं उसकी बात उनकी भी बात करो। उनकी बात पे श्रीवास्तव जी ने बड़ा अच्छा जो जवाब है, वो जो सवाल है वो उठाया। दूसरी जो मैं बात कर रहा था सिविल अस्पताल की, ट्रामा सेंटर की, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था, उसके बाद कहाँ है वो डॉक्टर? कहाँ है? आज भी डॉक्टरों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सर, हर सवाल एक और जोड़ लिया जाए इसके साथ में। पिछले माने मनो 2 चल रहा है, मनो 1 में घोषणा हुई थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा और PPP मोड पर बात भी की जा रही है। विषय यह स्पष्ट है कि हमारे पास में इतनी अच्छी बिल्डिंग है और सरकार की तरफ से सुगबुगाहट भी नहीं है कि पानीपत वाले हकदार हैं कि एक मेडिकल कॉलेज हो जाए। मैं विधायक जी की दृष्टिपात करें कि आपके दफ्तर के पास में ही है, मेडिकल कॉलेज के लिए पर्याप्त जगह भी है अपने पास में और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो और दूसरी की हम डॉक्टरों की बात सिर्फ नहीं करेंगे, नर्सिंग स्टाफ, जो एक डॉक्टर पर 3 नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, यहाँ 2 डॉक्टर पर 1 नर्सिंग स्टाफ है। सर, चिकित्सा व्यवस्था में बहुत जरूरी है कि सपोर्ट स्टाफ हो। हमारे डॉक्टर्स यहाँ से दौड़ लगाते रहते हैं और आप जाइए, डॉक्टर तो पटरी रोज हमेशा मिलता है कि डॉक्टर साहब कोर्ट में पेशी पर गए हैं। वी नीड परमानेंट डॉक्टर्स जो कि समाज की सेवा कर सके। हम डॉक्टरों को सूली पर चढ़ाने के बजाय डॉक्टरों को सुविधाएं देने पर कब विचार करेगी सरकार? धन्यवाद। श्रीवास्तव जी, बहुत कमी है हॉस्पिटल में नंबर ऑफ डॉक्टर्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर की और साथ में नर्सिस की और टेक्नीशियंस की। मैंने 3 दिसंबर को माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी को ये लेटर दिया और उसके बाद इसका फॉलोअप किया और ये फॉलोअप करते करते आज स्थिति ये, मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने क्या डिमांड किया है एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल के लिए। हर एक तरफ नजर है और मैं अपनी पानीपत की जनता को बताना चाहता हूँ, वी हैव डिमांडेड फिजिशियन 2, ऑर्थोपेडिक एडिशनल है ये सब, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर 2, गायनेकोलॉजिस्ट 2, न्यूरो 1, रेडियोलॉजिस्ट 1, साइकेट्रिस्ट 1, पेडियाट्रिशियन 1, MBBS 4, लेबोरेटरी टेक्नीशियन 10, ECG टेक्नीशियन 3, अकाउंटेंट 1 और नर्सिस 16। ये हमने एडिशनल डिमांड किया है और इसको फॉलोअप करते करते मुझे ये प्रॉमिस किया गया है कि विद इन अप्रैल हमें स्टार यहाँ दे दिया जाएगा। हर चीज़ को फॉलोअप किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और मैं संख्या देता हूँ, यहाँ डॉक्टर से सलाह करके जाता हूँ कि आपका, क्योंकि ये संख्या मुझे कहाँ से मिलेगी, मुझे नहीं मालूम है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में किस चीज़ की कमी है। यहाँ के CMO
और मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमें बताते हैं कि आपके स्टाफ में इतनी कमी है, ये हमें अरेंज करके दीजिए, तो मैंने दिया वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। सर मैं वापस ले चलना चाहूंगा मामला, आपने ट्रैफिक से शुरुआत की थी अपने इस और ट्रैफिक के मामले में मुझे लगता है कि पानीपत के लोग अभी भी संतुष्ट नहीं है। अगर मैंने रेफरेंडम नहीं लेना चाहूंगा सर, आपके दफ्तर के सामने से भी ट्रैफिक और आप भी खुद भी इससे चिंतित हैं सर। क्या L&T लोग कहते हैं, हमने सुना है L&T का बहुत बड़ा चढ़ावा रहा है, ये ऑन द रिकॉर्ड ऑन एयर होगा, लेकिन आरोप नहीं है। बात यह है कि L&T को गिरवी रखने वाले कौन हैं, क्या वो बेनकाब होंगे? पानीपत की पूरी मेन लाइन को L&T को गिरवी रखने वाले और वसूली करने वाले ग्राउंड जीरो रिपोर्ट क्या मिलेगी कि कितनी वसूली हो चुकी है पानीपत के लोगों से, कितनी वसूली उन लोगों से हुई है जो नीचे से जाते हैं सर प्लीज। वो भी टाइम बाउंड है श्रीवास्तव जी। सर से रिक्वेस्ट तो यही है। पहले तो ये बात है कि L&T की अगर रॉन्ग प्लानिंग है हाईवे की तो ये कांग्रेस की देन है, इससे आप सहमत है या नहीं? पहले तो आप ये बताइए सर आप हमारे जनप्रतिनिधि नहीं आप बताइए सर। आप ये फ्लाईओवर जो हमें दिया गया अनप्लैंड है, टोटली कोई सोच समझ के नहीं दिया। हम तो जब मुझे याद है इसी शहर में रहे, जो पहला पिलर खुदा था वो मानसरोवर के सामने खुदा था, अगर आपको याद हो जी, पहला पिलर, और शहर में खुशी की हवा थी ये फ्लाईओवर बनेगा तो हमारे शांति बढ़ जाएगी, ट्रैफिक की समस्या सारी हल हो जाएंगी। क्या हल हुई है वो हम सबके सामने है। अब इसका समाधान करना है, इसको गिरा तो सकते नहीं, समाधान की तरफ चलेंगे। सर गलतियों को खत्म किया जा सकता है, नहीं वही कर रहे हैं ना, गलतियों को खत्म किया जा सकता है। और सर प्लानिंग में है कि हम लोग पैरेलल जो है वो बाईपास निकालें, लेकिन हमारे से जो गलती जिन लोगों ने की, साजिशन जिन्होंने किया, जिन्होंने वसूली की है, जिन्होंने पानीपत के सीने पर, आप देखिए कि पूरे सीने पर जो है पिलर गाड़ दिए। ये पिलर ऐसे ऐसे गाड़े हैं जिसमें जो लीक है, छेद करता है, जो कभी भी ध्वस्त भी कर सकता है, कभी सीवर व्यवस्था ध्वस्त है, कभी ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है। ऐसे लोगों को क्या बिहाइंड द बार करने के लिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पहले आएगी? क्या इसका कोई हम जांच कराएंगे कि ऐसी कितनी हमारे यहां से वसूली हो चुकी है हमसे? सर मेरा सवाल यहाँ नहीं श्रीवास्तव जी, मैं आपके सवाल से सहमत ही नहीं हूं। आज की जनता की डिमांड इससे ज्यादा ये है कि हमें इससे मुक्ति कब मिलेगी ट्रैफिक से। हमारी समस्या पहले वो है, हमें पहले उसको हल करना है, फिर जो आप बात करें हम उसको सेकेंडरी लेंगे। पहले हमारी समस्या जो है लोगों का समाधान करके देना है। ट्रैफिक का दम घुट रहा है। संजय भाटिया जी ने कहा यह बात, उन्होंने लोकसभा में बात रखी कि पानीपत के लोग, हम लोग करनाल जाए तो फ्लाईओवर यूज नहीं करते, दिल्ली जाए तो यूज नहीं करते, लेकिन हम करनाल जाते हैं इसका पैसा देते हैं, करनाल से आते हुए पैसा देते हैं। हमारी समझ में तो ये आया ही कभी नहीं। विधायक जी सांसद जी ने यही कहा कि यह विश्व का एकमात्र ऐसा फ्लाईओवर है जिसका उपयोग नहीं करने वाले उससे पैसे वसूला जाता है। सर बहुत साफ बात है, क्या यह इस पर प्रेशर टाइम बाउंड कैसे करेंगे हम लोग, और इसको हम लोग कैसे विधानसभा से भी, आप विधायक हैं हमारे, नीतिगत विषय, यह नीतिगत विषय ये इसलिए है कि यह जमीन जो है वो सरकार की है, यह L&T की नहीं है, यह किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। और किसी व्यक्ति ने अगर गलत सोच से हमारी संपत्ति किसी को दे दी हो तो सरकार के पास अधिकार है कि वापस ले ले। इसमें इतनी देरी क्यों? नहीं, लगातार बैठक हो रही है, देखिए समय लग जाता है। अब 14 तारीख को बैठक होगी, मैंने आपको बताया ना, हर बात में बहाना लगाते हैं, नहीं जी ये नहीं हो सकता। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता? पानीपत में मैंने उनको कहा इसकी ग्रिल पीछे करिए, 5-5 फुट ग्रिल का मार्जिन है, अगर आप पिलर से देखेंगे। उनका कहना नहीं, सेफ्टी खत्म हो जाती है। आपको अगर याद दिलाऊं, जब सेफ्टी की बात चली, जब पार्किंग बनानी थी, नेशनल हाईवे और L&T बोले कि सेफ्टी कम हो जाएगी, कार नीचे खड़ी होगी, कोई बम रख दे, कोई कुछ कर दे। अरे भाई दिल्ली में मेट्रो बन रही है, मेट्रो स्टेशन में रेस्टोरेंट बन जाते हैं, नीचे सब कुछ है, वहां कोई खतरा नहीं है। सारा खतरा L&T को पानीपत में ही पड़ा हुआ है। मैं उनसे सहमत ना कभी हुआ ना कभी होऊंगा। ये ग्रिल पीछे जानी चाहिए। वो सहमत नहीं होते, हम उनको दलील देते हैं कि दिल्ली के अंदर मेट्रो जो है सड़क के बीचों बीच में एक पिलर पे चल रही है, वहां तो ट्रैफिक से कोई खतरा नहीं है, सारा खतरा आपके ब्रिज को है। विधायक जी हमें आपसे बड़ा विरोध है। बताइए। सरकार को भी दलील देनी पड़ेगी सर, देनी पड़ती है। दलील देगी कि सरकार कार्रवाई करेगी। नहीं,
पाली अगर सहमत हो कि सरकार कार्रवाई कर सकती है सर। नहीं, कंट्रैक्ट है उनका, कंट्रैक्ट उनके पास तोड़ा क्यों नहीं जा सकता? ऐसे किसी ने मुझे झांसा देकर मेरी जिंदगी अपने नाम ये कर लिया तो क्या मेरा राइट नहीं है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट तोड़? मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूं, रख दिया किन लोगों ने रखा है और क्या हमारे कांग्रेस उसको वापस कर ले? ये कांग्रेस ने रखा और निश्चित तौर पे इसका समाधान दे रहे हैं। अगर किसी ने गिरवी रख दिया तो सर बचाइए पानीपत को। समाधान दे रहे हैं ना, कर रहे हैं समाधान, को तोड़िए, तोड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है पानीपत को। विधायक साहब का कहने का मतलब ये है कि पहले वो काम करेंगे, उसके बाद जो लेखा जोखा जो पुराने जो नेताओं ने कर दिया है वो करेंगे, चाहे पार्कों में घोटाला रहा है चाहे और भी है। अच्छा, पार्कों में घोटाला भी है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये क्या बोल रहे हैं सर? ये श्रीवास्तव जी, सर ये कब का किस कार्यकाल का है? श्रीवास्तव जी ये हम नहीं बोल रहे, अच्छा। ये इनके पार्षद है जो बीजेपी के, पूरे 5 साल उन्होंने हाथ में फाइलें उठा के जनता को दिखाया इस पार्क में घोटाला हुआ है। इनके पार्षद शायद यहाँ नहीं है, दुष्यंत भट्ट जो है पार्षद, उन्होंने पार्कों का ठेका ले रखा था, हर चीज में देख रहे थे कि यहाँ घोटाला है, यहाँ घोटाला है, वहाँ घोटाला है। हुआ है कि विधायक जी ने कहा कि पार्कों में घोटाला हुआ है और पार्कों में आधे खुदे हुए पार्कों में काम रुक गया है तो बच्चों का खेलना भी बंद हो। अभी जो बड़ी बात है, अभी हालत है ना, अभी श्रीवास्तव जी विधायक जी के पास कोई पार्क के लिए जाता है तो विधायक जी को जैसे वो सपना याद आ जाता है, नहीं पहले पार्क नहीं, पार्कों में घोटाला हुआ है। अभी मैं सुबह जब कार्यक्रम तो ले लें सर का पक्ष लेंगे, अब इस कार्यक्रम में जब हम लोग सुबह आए थे तो यहाँ की जो रेजिडेंशियल जो लोग हैं यहाँ रह रहे हैं उन्होंने कहा कि जी हम लोगों ने एक शेड बनाना है, कुछ मदद कीजिए। कहते जी नहीं, पार्क के लिए नहीं करूंगा, अभी कुछ भी पार्कों में पहले ही बहुत कुछ हुआ। अच्छा कुलवंत जी, पहले तो या तो आप प्रेजेंटेशन दो या मुझे अपनी प्रेजेंटेशन देने दो। सर 2 पत्रकार खड़े हैं, आपको दोनों के सवाल जवाब देने सवाल नहीं, पहले मेरे को विषय तो ले दीजिए कि मैं 100 दिन में कर क्या रहा हूँ। विषय लेंगे सर, अभी पूरा अभी तो 10 मिनट शुरू है। नहीं, आप पिछले पार्कों पे आ जाते हैं, आप मैं जो आपको बताऊं ये काम कर रहा हूं उस विषय को लीजिए ना, फिर आप अपने विषय दीजिए। आपने 100 दिन का लेखा जोखा दे दिया सर, दे दिया। अभी क्या शुरू हो गया, अभी आगे की प्लानिंग बताएंगे। बहुत कुछ है, बताएं। देखिए, पहले जनता को पता लगे कि शहर को मेरे विजन के साथ किस रूपरेखा में मैं आगे बढ़ा रहा हूं, उस पर लोगों के सुझाव लगे क्या मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। और आपका कोई भी डिस्कशन होगी, मन चाहिए, हर चीज का जवाब दूंगा। ये सब इसमें आएगा जो आप बात पूछ रहे हैं। जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्कूलों के बाद शहर में लाइटों की बहुत व्यवस्था चरमराई हुई है और जहां से देखो हर टाइम फोन आता है कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। नगर निगम के अंदर 2 तरह की लाइट है, एलईडी लाइट है और नॉन एलईडी। मेरा ख्याल है जनता को ये बात समझ में आ रही होगी, एलईडी लाइट अलग है और नॉन एलईडी। जो कंट्रैक्टर है, जिसको कंट्रैक्ट दिया गया है, उसको नॉन एलईडी का दिया गया, उसको एलईडी लाइट करने का कंट्रैक्ट ही किसी के पास नहीं है। और जब हमने दुष्यंत जी की कमेटी बनाई और चेक किया, डॉक्यूमेंट चेक किए, तो मैं आपसे एक अंदाजा, मोटा मोटा अंदाजा देता हूं कि एक एलईडी लाइट जो लगी हुई है शहरों में, वो तकरीबन 4,500 रुपये से लेके 11,000 रुपये तक उसका बिल है। ये थी निराशाजनक स्थिति। एलईडी लाइट जो ट्यूब लाइट आपकी स्ट्रीट लाइट में लगी हुई है, वेरिएशन है, कभी 4,000 की है, कभी 7,000 की है, कभी 9,000 की है, कभी 11,000 की एक लाइट। सर ये दिल्ली के कॉमनवेल्थ घोटाले जैसा है क्या सर? शायद उससे बड़ा होगा, सामने आएगा कि पहले लाइट लगाएंगे फिर जांच कराएंगे? नहीं, मैंने किया ना, अभी बताओ। अच्छा जी सर, मैंने लाइट्स के लिए बोला कि हम लाइट किसी कंट्रैक्टर से नहीं लेंगे, हम लाइट लेंगे कंपनी से और उनका कंपटीशन करवाएंगे। उन लाइट्स कंपनीज को 5 साल का गारंटी करनी पड़ेगी लाइट ठीक रहने की। उनको अपना सर्विस सेंटर पानीपत में रखना पड़ेगा, निगम लाइट परचेज करेगा। मैं आपसे साझा करता हूं कि परसों इसका टेंडर हमने लगा दिया। पहली लाइट जो पानीपत को हमने दी है 10,000 लाइट, स्ट्रीट लाइट, ताकि हर वार्ड को तकरीबन 300-400 लाइट, 300-350 लाइट हर वार्ड को दी जाएगी। और आप देखिए ये टेंडर जब खुलेगा, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, ये तकरीबन 1,350 रुपये में टेंडर खुलेगा 5 साल की गारंटी के साथ। जो टेंडर 4,000 से लेकर 11,000 तक खुल रहे थे, वो लाइट का टेंडर कंपनी देगी। क्रॉम्पटन, 3 कंपनी को ऑनर किया हमने सिर्फ, हम इसके अलावा किसी हल्की कंपनी से माल नहीं लेंगे। हैवल है इसके अंदर, क्रॉम्पटन है, फिलिप्स है, 3 कंपनीज, और उनको 5 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा, सर्विस सेंटर देना पड़ेगा। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री अभी घोषणा की है, जो शहर में नॉन एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं उनको भी बदला जाएगा।
जब हमने नगर निगम से इनकी संख्या जाननी चाहिए, जिसका कंट्रैक्ट दिया हुआ है मेंटेन करने का, वो संख्या हमें दी गई 13,500 लाइट शहर में लगी हुई है। और कंट्रैक्टर ने लाइट की क्वांटिटी निगम ने दी कि हमारे शहर में इतनी लाइट है जी, आप मेंटेन करने के कितने पैसे लोगे। तो मैं ये समझता हूँ ठेकेदार का रेट देना फर्ज है, क्वांटिटी तो नगर निगम ने दी है उसको। जब हमने लाइटें गिनवानी शुरू की, हमने तकरीबन 4 वार्ड में काम किया। कोमल जी बैठे हमारे सामने, दिनेश सैनी होंगे, अशोक छाबड़ा जी यहाँ पे। हमने वार्ड में नॉन एलईडी लाइटें गिनी और हमें किसी भी वार्ड में 200-250 से ऊपर लाइट नहीं मिली। इसका मतलब शहर के अंदर 6,000 से ऊपर लाइट नहीं है। ये घपला है। सालों साल से उसकी मेंटेनेंस दी जा रही है, क्वांटिटी 2.5-3 गुना बता के उसके ठेके दिए जाते हैं और पैसे लिए जाते हैं। इसका ठेका दोबारा छूटेगा। मेंटेनेंस तो एलईडी करनी ही अब कंपनियों ने है। सर, जीरो टॉलरेंस की बात होती रही है। सर, यह बात उजागर होने के बाद क्या एफआईआर दर्ज हो गया है? डेफिनेटली होगी। इन्होंने सिंगल बिड के ऊपर भी टेंडर दिए हैं। सिंगल बिड मेरा निवेदन यह है कि जब पता चल गया कि 13,000 के लिए पैसे दे रहे हैं और 6,000 ही लाइटें हैं, तो क्या यह जानकारी आने के बाद क्या एफआईआर दर्ज हो गई है? नहीं, अभी ये जानकारी आई है। अब इसके लिए सक्षम योजना के बच्चों को लिया जा रहा है। हमने रिक्वेस्ट किया सक्षम एससी साहब से, सक्षम योजना जो बच्चे हैं वो हर वार्ड में जाके उसकी काउंटिंग करके रिपोर्ट देंगे। जब वो रिपोर्ट दे देंगे, उसके बाद एक बार फिर ये प्रोसेस रिपीट किया जाएगा डिफरेंट बच्चों से, ताकि उनको पता ही नहीं होगा पहले क्या रिपोर्ट आई हुई है। इसको क्रॉस चेक किया जाएगा, जो फिगर सामने आएगी उसके बाद एफआईआर की जाएगी। सर, इसके लिए जरूर धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन एफआईआर का अर्थ अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है तो हम जांच अपने स्तर से क्यों करा रहे हैं? हम जांच एजेंसी को क्यों नहीं जांच सौंप रहे हैं? सर, मेरे लिए आज 100 दिन में काम करना है ना, मुझे ये काम करने हैं। मुझे आनंद आता है इसमें, मैं ऐसा काम करूंगा। मैं हर काम अपने सामने होते देखना चाहता हूं। असलियत क्या है ये जाननी शहर निवासियों के लिए बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, हमें सबको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। सब अभी एक घोटाले की बात कर रहे हैं, अभी लाइट का घोटाला भी सामने आया है। 100 दिन तो आपको विधायक बने हो गए, पहले आप जिलाध्यक्ष थे, आप देखते आ रहे थे, हालांकि निगम में नहीं जाते थे। अब निगम में भागीदारी ज़्यादा होगी, आपकी देख रहे हैं। इसके अलावा भी कोई घोटाला पकड़ा है आपने, कुछ चल रहा है कि और भी घोटाले सामने आएंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी इसकी हम जानकारी ले रहे हैं। मुझे बहुत सारी जनता से फ़ोन आते हैं कि उनके पार्कों की हालत ठीक नहीं है, पार्कों का काम इनकम्प्लीट करके चले गए हैं, ठेकेदार जा चुके हैं। कुछ ये आता है कि सूचना आती है कि पार्कों में जो जिम लगे हैं वो ठीक नहीं लगे हुए, पूरे लगे हैं या नहीं लगे, उनकी क्वालिटी क्या है। बहुत फ़ोन आते हैं पार्कों के बारे में कि हमारे पार्क का काम पूरा करवा दीजिए। और जैसे आपने अभी कहा, मैं हमेशा यही जवाब देता हूँ, अभी वेट करिए पार्कों की। तो मैंने 2 या 3 दिन पहले रिटर्न में निगम को दिया है और हमारी मेयर अवनीत कौर जी को 177 पार्कों का टेंडर लगा है इस शहर में पिछले 5 साल में। 177 टेंडर्स। मैंने उनको कहा कि हमें रिटर्न में दीजिए, इनके एस्टीमेट भी कॉपी हमें दीजिए और इनके वर्क ऑर्डर की कॉपी दीजिए। वो हमने टीम गठित की है 4 लोगों की, जिसमें एक्शन और एसडीओज हैं। वो जाके हर पार्क में टैली करेंगे कि वहाँ पे जो काम होना था वो हो गया या नहीं हो गया। अगर कुछ काम नहीं हुआ तो वो ठेकेदार को बुलाया जाएगा, भैया ये अपना काम पूरा कर। और अगर काम पूरा हो गया फिर भी पार्क पूरा नहीं है तो उस पार्क को फिर पूरा करने की जिम्मेवारी मेरी होगी। लेकिन पहले वाला काम पूरा हुआ होना चाहिए, नहीं तो ठेकेदार को काम पूरा करके देना पड़ेगा। सर, ये टाइम बाउंड है क्या सर? कुछ देखिए, समय लगेगा। 177 पार्क विजिट करने हैं, आप समझ सकते हैं। रोज हम 4 से 5 वहाँ जाना है, लिस्ट के साथ वर्क ऑर्डर से टैली करना है, डॉक्यूमेंट टैली करने हैं, समय लगेगा थोड़ा सा, पर डेफिनेटली करेंगे। कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 4 पार्क हुए तो 1 सप्ताह बाद उनको एनालाइज किया जाए। ये पूरे पार्क जब हो जाएंगे, मान लीजिए कि 1 साल हो गया पार्कों की जांच कराने में ही लग गया, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। उतने दिन तक बच्चों को घरों में घुसा दिए, महिलाओं को घरों में घुसा दिए, बुजुर्गों को घरों में घुसा दिए। क्या हम ऐसा प्रोसेस सोच सकते हैं कि हम एक 15 दिन पर रिव्यू कर लें और उनका फिर काम बढ़ाएं? ऐसा भी कुछ सोचेंगे क्या? डेफिनेट, आपने बहुत अच्छी बात की। इसका टारगेट 3 मंथ्स का है, इसका 6 मंथ इसलिए नहीं हो सकता है कि हमें रेनी सीजन से पहले कहीं प्लांट्स लगवाने हैं, कहीं ग्रास लगवानी है। इसका डिसीजन पहले लेना पड़ेगा कि किस पार्क में कौन सा काम बैलेंस पड़ा हुआ है। तो मैं 3 महीने के अंदर सबका सर्वे करके, और जिस पार्क का सर्वे होता चला जाएगा
वहाँ अगर ठेकेदार ने काम कम किया तो उसको बुला के काम पूरा करवाया जाएगा, और अगर वहाँ ठेकेदार अपना वर्क ऑर्डर के हिसाब से काम पूरा कर चुका है तो नया काम कुछ हो रहा है तो हम करवा के देंगे। वैसे साहब कितनी सच्चाई है? अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि कॉमनवेल्थ से ज़्यादा का घोटाला सामने आ रहा है। लाइटों में तो आया नहीं, लाइटों में तो आया, अभी तो एक एक करके घोटाला सामने आ रहा है। और मेरे ख्याल जहां तक पत्थरों में भी सुन रहे हैं, पत्थर भी कुछ आवाज वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि 5 सालों में इतने घोटाले आगे शहर में। देखिए, अभी तो मैं मेन कंसंट्रेशन जो है आगे भी बढ़ना है, काम भी करने हैं। पीछे में मेन पार्क्स है और जो लाइटों के टेंडर थे और जिम वगैरह हैं, इनको देखते हुए हमें अब आगे बढ़ना है। अगर पीछे का मैं हर टाइम कुरेदता रहूँगा, उसी में लगा रहूँगा, साथ के साथ वो भी करते जाओ, दोनों काम करने हैं। तो अलग अलग मेरे जो साथी हैं, जो मैंने हायर किया है, स्टाफ हायर किया है, वो अपना पैरेलल काम कर रहे हैं, पर मुझे आगे के काम भी कर रहे हैं जो मैं अभी बताऊंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। सर एक्चुअल में कुलवंत जी ने पूछा कि पत्थरों की आवाज भी सुनी जाएगी क्या? बहुत सुनी जाएगी, जरूर सुनी जाएगी। मालूम पड़ा है, सुनी सुनाई बात है। अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आया है, तभी तो मैंने कहा कि पार्कों के वर्क टेंडर जब सामने आएंगे और उनके एस्टीमेट मेरे पास आएंगे तब जानकारी। वो आप जो टीम आपने हायर कर रखी है, 5-7 जो पार्षद हैं जिनके पास पूरी फाइलें हैं, उनको ले लो अपनी टीम में। 1 मिनट में आपको घोटाला बता देंगे, यहाँ पे घोटाला हुआ है। किसी पार्षद के पास, एक और बात आपको बता दूं, किसी पार्षद के पास वर्क ऑर्डर टेंडर की कॉपी नहीं देते ये लोग। और मैंने अब ये नियम बनाया पिछली मीटिंग के अंदर, और हैरानगी की बात है, मुझे पता लगा अभी शुरू नहीं हुआ है, मैंने नगर निगम को ये कहा पिछली बैठक के अंदर, आप सब लोग भी वहाँ थे, कि हर एक जो टेंडर लगता है उसकी कॉपी वर्क ऑर्डर की और एस्टीमेट की पार्षद को मिलनी चाहिए, ताकि वो देख सके कि इसमें वर्क ऑर्डर में काम क्या क्या होना है। इनको हमने कहा कि आप बोर्ड लगाएंगे हर साइड के ऊपर। पहला बोर्ड बन के आया, आपसे साझा करता हूँ, मजाक की बात है। पहला बोर्ड मेरे को व्हाट्सएप में मिला, उसमें लिखा हुआ था कंप्लीशन ऑफ टाइम 6 मंथ। कब से? यही नहीं पता कब से है। 6 महीने है, जब पढ़ोगे वो 6 महीने ही है। ठीक करेंगे इसको, ठीक करेंगे। कहाँ लाचारी कहाँ आ रही है? अभी सब अभी कह रहे कि पार्षद को वर्क ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलती, अफसर आपकी सुनवाई नहीं करते, जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं। 5 साल में इतने बड़े घोटाले हो गए। ये कैसे बोल गए आप? जी, क्या विधायक जी सहमत हैं कि अफसर सुनवाई नहीं करते? विधायक जी खुद बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बात सुनते हैं। लेकिन एक बात निश्चित बताऊंगा आपको श्रीवास्तव जी, और ये मैं आपसे साझा करता हूँ, ये मैंने उनको अगेन दिया है 31 दिसंबर को। पानीपत नगर निगम के अंदर घोटाले क्यों हो रहे हैं समझ में आ गई है। स्टाफ ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है यहाँ पे, और इतने कम स्टाफ में ये कमरे में बैठ के ही काम कर रहे हैं, ना कहीं जाते हैं देखने, क्वालिटी देखने, मेजरमेंट करने देखने नहीं जाते, अपने कमरे में बैठ के काम करते हैं। जो बना दिया ठेकेदार के साथ मिलकर बना दिया। मैंने माननीय मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को भी मैंने उनको बताया कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए। आप हैरानगी होगी आपको कि आप अपना घर बनाते हो, कोई तो आर्किटेक्ट हायर करते हो, आप आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है, स्ट्रक्चरल डिजाइन वो नहीं बनाता, उसके लिए एक और वो हायर करता है, उससे स्ट्रक्चरल डिजाइन आपको बना के देता है कि नींव कैसी होगी, हाइट कैसी होगी, ये बना के देता है। इस नगर निगम के अंदर कोई ड्राफ्टमैन नहीं है, यहाँ तक कि कोई स्टोर कीपर ही नहीं है। इनका स्टोर वो है जहाँ पे इनकी मेयर साहब की अपने पार्षद में बैठक होती है ना, वही स्टोर है उनका, वही आसे पास से सारा सामान रखा हुआ है। कोई काउंटिंग नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से, अनिल विज जी से रिक्वेस्ट किया है, ड्राफ्टमैन 4 ड्राफ्टमैन चाहिए, सुपरवाइजर 10 चाहिए, स्टोर कीपर चाहिए, रिकॉर्ड कीपर चाहिए, कंप्यूटर क्लर्क चाहिए, पटवारी चाहिए, कानूगो चाहिए, इलेक्ट्रिक स्टाफ नहीं है, जेई नहीं है, एमई चाहिए। इससे बिग लिस्ट। और मैंने 5 साल में मिल जाएंगे ना, ये आपसे वायदा, ये सारा स्टाफ हम 3 महीने अप्रैल के बाद लेके आएंगे। चलो जनता के पास चलते हैं। लगता है कि सर ने कहा कि मनो 1 फेल था, मनो 2 में 3 महीने में काम हो जाएगा। बिल्कुल, अभी जनता के पास चलते हैं, उसके बाद विधायक साहब के पास आएंगे। कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी बताएं। ये पूछ लो, एक मिनट में। हेलो, मैं आदर्श नगर से राम कुमार शर्मा हूँ। राम कुमार शर्मा, प्रधान आदर्श कल्याण समिति। सबसे पहले तो मैं इस आयोजन के लिए धन्यवाद करता हूँ वॉइस ऑफ पानीपत का, पत्रकारिता का सही
रोल निभाया, और सुखदेव नगर सोसाइटी का जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग दिया, और जनप्रतिनिधि प्रमोद बीज जी का जिन्होंने आने का साहस दिखा। इसके बाद हमारी समस्या जो है कि पानी की समस्या है, 2 महीने से हैं। हम सारे प्रशासन के सब उच्च अधिकारियों के पास जा चुके हैं, सबको लिखित दिया जा चुका है, 2 बार मौके का मुआयना कर चुके हैं। हमारे बीच साहब भी वहाँ गए हैं। इन्होंने पहली बार हमारे पास 22 को हम इनके पास गए थे, इन्होंने कहा था 23 को आपका काम हो जाएगा, लेकिन नहीं किया। 24 को हम फिर आए, इन्होंने कहा जी 27 की डेडलाइन है। और इन्होंने संबंधित पब्लिक हेल्थ के अधिकारी को भी बुलाया था, कमिश्नर को भी बुलाया था, अपनी मेयर महोदया भी थी, सभी के सामने ये बात कही थी 27 की आपकी डेडलाइन है। लेकिन 27 को पता नहीं हमें क्या कारण हुआ, नहीं हो सके। अब 7 तारीख को फिर महोदया जी हमारे पास पूरी टीम लेकर गई, MA भी, SC भी, हमारे एक्शन सब लेकर गए। इन्होंने देखा कि कल आपका काम हो जाएगा, लेकिन अब तक भी वो टस से मस नहीं हुआ। टस से मस नहीं हुआ। आप बताएं जी, बताएं, आप बताएं। कुलवंत जी, मैं वार्ड 15 से विजय कौशिक। 1 मिनट का समय लूँगा। समस्याएं हैं, निवारण करना है विधायक जी को। सबसे पहली समस्या तो यह है कि मैंने 21 नवंबर 2019 को निगम को एक मेल डाली थी। मेरे वार्ड 15 में एक पार्क है संजय पार्क के नाम से, उसका टेंडर हुआ 5,70,000 रुपये में। ठेकेदार ने 70 फीट का एक फुटपाथ बनाया, थोड़ी सी घास लगाई और एक छोटी सी घास काटने की मशीन हमें दी। उससे बात करते हैं तो वो कहता है कि काम पूरा हो गया। नंबर 1 मेरी बात ये नोट की जाए। सेकंड, अभी विधायक जी ने कहा कि निगम में, अगर आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं तो आप मुझे सहयोग देना। अभी विधायक जी ने कहा कि निगम में स्टाफ की कमी है। क्या ये ऐसा तो नहीं कि ये जो घोटाले हुए हैं, जो स्टाफ को यहां से भेजा गया है, क्या इनको साइड से निकाला तो नहीं जा रहा, इन्हें बचाया तो नहीं जा रहा कि चलिए आपका ट्रांसफर कर देते हैं, आप बच जाएंगे। थर्ड, मेरे वार्ड में 100 दिन हो गए हैं विधायक जी को बने हुए, हमने बहुत सहयोग किया, आज भी सहयोग करते हैं, बड़े भाई हैं, हमेशा करेंगे, हम इनका सम्मान करते हैं। हमारी सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार है। क्या इन्होंने कभी आकर के मेरे वार्ड में देखा? मेरे वार्ड में 4 ट्यूबवेल लगे हैं, 4 ट्यूबवेल, एक भी ट्यूबवेल का कनेक्शन आज तक नहीं हुआ है। मैं खुद पर्सनल जाकर के निगम में SC से, ME से, कमिश्नर से, सबसे मैं खुद मिला हूं, आज तक कोई विचार किसी भी चीज पर नहीं हुआ। ठीक है जी, आप बताएं जी, क्या कहेंगे? सर, शहर में समस्याएं तो बहुत है, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या है शहर में बच्चे गुम हो रहे हैं, वो कई साल से हो रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट था एक सवाल का अगर श्रीवास्तव जी 3-4 सवाल इकट्ठे लेके आ रहा हूं, फिर उनसे जवाब लेंगे। सर, शहर से बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन कई साल से, जिनमें एक बच्चा मेरा भी है, और ये माता है, देखो इनको, इनके बच्चे यहाँ से गायब हैं, और ये भाई ये है, कितने सारे बच्चे गायब हैं, इनका कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। मैं आपके पास पहले भी 3-4 बार आ चुका हूँ सर, अनिल जी तक भी जा चुका हूँ, CM साहब से भी 2 बार मिल चुका हूँ, लेकिन हमारी पानीपत में कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं सुनता। बिल्कुल, आप बताएं नारंग साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर विज साहब को ये जगह चुनने के लिए विज साहब ने आदेश किया कि मैं सुखदेव नगर, इलेक्शन के दिनों में तो हमने इनको बुलाया था खुद, पर इलेक्शन के बाद इन्होंने खुद सुखदेव नगर पार्क को चुना। इसके लिए मैं तहे दिल से विज साहब का और वॉइस ऑफ पानीपत का धन्यवाद करता हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। यहाँ सफाई की समस्या है, इतनी ज़्यादा इस रोड के ऊपर इतनी सफाई की समस्या है। आज 3 दिन से वो सफाई कर्मचारी, जब से ये प्रोग्राम का पता लगा इनको, 3 दिन से वही सिर्फ सफाई कर्मचारी हैं जिनको मैं फ़ोन किया करता था, यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसको दूर करो, ये मलबा उठाओ, ये उठाओ, कोई नहीं उठाता था। आज वो 3 दिन से ऐसे लगे हुए हैं, ऐसी सफाई होगी हमारे रोड की। हम चाहते हैं कि विज साहब 1 महीने में एक बार जरूर हमारे पास आए, ताकि हमारा शहर, हाँ जी, हमारा शहर नहीं, कम से कम हमारा मल्ला साफ हो जाए। मैं वापस आता हूँ, आपके पास वापस आता हूँ। विज साहब, 4 सवाल थे। पहले तो उन्होंने खुद ही पोल खोल दी कि आप अफसरों को लेकर वहां पे गए, आप कह रहे हैं अफसर सुनवाई करते हैं, लेकिन आदर्श नगर के लोग बैठे हैं तो सुनवाई नहीं हो रही। जी इधर हो जाओ। आदर्श नगर की आधी कहानी इन्होंने बताई, आधी बताई नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं? आदर्श नगर की प्रॉब्लम जुड़ी हुई है वीवर कॉलोनी के साथ।
दोनों कॉलोनी के लोगों का आपस में थोड़ा सा तालमेल की कमी है, जिसको ठीक करना पड़ेगा। वहां तालमेल की कमी है। ये सीवर पे पानी जुड़वाना चाहते हैं, वो जोड़ने नहीं देते। इनकी कॉलोनी पानी में डूबी हुई है, मैं मानता हूं पानी खड़ा है वहां पे, इसलिए कल गए थे। मेरे लिए दोनों आगे बराबर है और मुझे दोनों को हल करके देना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक ही कॉलोनी का हल करूं तो दूसरी के साथ नाजायज कर दूं। मैंने अमनीत जी को साथ लिया, कल निगम से एक्शन पुनिया जी साथ थे और सीवरेज सिस्टम से उधर से विकास जी साथ थे, क्योंकि बाई चांस एससी साहब छुट्टी पे गया, उनकी बेटी की शादी है और कमिश्नर अभी अपॉइंट नहीं हुए कोई। उसके बावजूद कल हम गए तो ये निर्णय लेके आए हम लोग। मैंने डीसी महोदय को कहा कि इसी टाइम मीटिंग कॉल करिए। 1 घंटे के बाद पूरे डिपार्टमेंट्स की वह मीटिंग कॉल होगी, उन्होंने उसका डिसीजन दे दिया। आप देखेंगे कल से वह काम जो शुरू होगा इंसाफ के साथ होगा। एडिशनली हमने ये भी कर दिया कि आपकी कॉलोनी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एक सेपरेट दे रहे हैं। इसको विकास जी ने टेंडर बना के एस्टीमेट बनाकर कल ही ये नगर निगम को दे दिया, पुनिया जी को। उसके टेंडर हम लगाने जा रहे हैं। 15 दिन में टेंडर छूटेगा। आपको भरोसा दिलाता हूं 1 महीने के अंदर अंदर टेंडर छूटने के बाद आपका जो सीवरेज सिस्टम है वो वीवर कॉलोनी से डिटैच हो जाएगा और उसको अलग से फ्लाईओवर की तरफ हम लेके आ रहे हैं। ऐसा निर्णय डीसी साहब ने कल दिया है। ये तो आपकी बात का जवाब। दूसरा क्राइम रेट को बात हो रही है, परिवार खड़ा है कहीं। पहले उधर से बात की थी उन्होंने, ट्यूबवेल बंद है। हाँ, ट्यूबवेल का, आप ट्यूबवेल की बात करें। शहर के अंदर 300 कुछ ट्यूबवेल हैं। जब मैंने इसकी जानकारी पूर्ण रूप से लेनी चाहिए तो हमें अंदाजा है कि लगभग 100 ट्यूबवेल बंद है। बंद भी आता, अगर किसी में मोटर नहीं है, किसी का बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ, छोटे छोटे नुक्स की वजह से जो ट्यूबवेल 5-5, 7-7, 10-10 लाख लगा के लगाए गए वो अभी चालू ही नहीं हुए। तो मैंने इसके लिए मीटिंग कॉल की, एससी साहब को लूप में लिया, राजेश जी जो एक्शन है वाटर सप्लाई के उनको लूप में लिया। बाई चांस ये हम काम कर ही रहे थे तो राजेश जी एक्शन की ट्रांसफर होगी। अभी उनकी ट्रांसफर कल शायद वापस रोकी है हमने और उनसे अब सोमवार को चर्चा करेंगे। पूरी लिस्टें हमारे पास आ चुकी हैं कि कहां कहां के ट्यूबवेल बंद पड़े हैं और उनमें क्या क्या नुक्स है। नगर निगम और वाटर डिपार्टमेंट को मिलके ये काम करना है और साथ में एससी साहब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मैं निश्चित तौर पे इसको बहुत जल्दी डिसीजन आ जाएगा। और अगर कोई ट्यूबवेल बैठ चुके हैं उनको खत्म भी कर दिया जाएगा, फिर उनकी जगह कोई नया लगाया जाएगा। ये सारी योजना पे पूरा ध्यान रखेगा। उसके बाद बच्चे गुम होने की बात है, निश्चित तौर पे एक परिवार में तो शायद 2 बच्चे गुम हैं, ऐसा भी है। और आप आए भी थे, आप ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में भी आए थे, तब शायद अनिल विजी थे जब आप मीटिंग में पेश हुए थे और शायद उन्होंने एसआईटी गठित करने को बोला था, शायद जहां तक मुझे याद आता है, क्योंकि एक ही एरिया से कुछ ज्यादा बच्चे गुम हुए। मैंने एसपी साहब से ये बात की, चिंता का विषय है ये। गली में बच्चे गुम हो जाते खेलते खेलते, जानकारी में आया था ये। आप कई बार मिले हैं, एसआईटी गठित हो चुकी है, इसका नहीं हुई है, विश आप प्रॉमिस करके गए थे। मैं इसकी जानकारी कल जरूर निकाल के आप मुझे परसों मिलिएगा। निश्चित तौर पर अगर गठित नहीं हुई है तो उनके निर्देश का पालन किया जाएगा, उनको याद दिलाया जाएगा ताकि वो गठित करें। एक बड़ा अच्छा भी सुभाष जी बता रहे थे कि कई दिन हो गए सफाई नहीं हो रही। आप कहते 3 दिन से लगातार ये सड़क की चमक रही है, यहाँ से मलबा भी उठा दिया। वो कह रहे पार्क में तो कोई आज तक दिखा ही नहीं कूड़े वाला उठाने वाला, आज तो कूड़ा यहाँ से भी उठा के ले गए। देखिए मैं आपको ईमानदारी से एक बात बता दूं, नाराज मत होना आप। मैंने अमनीत जी को बोला है कि कम से कम एक विभाग पूर्ण रूप से वो देखे। मैं सुबह 9 बजे शुरू करता हूँ अपना काम, उससे पहले भी घर पे मैं 7:30 बजे अटेंड कर लेता हूँ लोगों को, और रात को मुझे 11 भी बज जाते। कभी आप मेरे कार्यालय से निकले तो 11 बजे मैं बैठा होता हूँ। मैंने अमनीत जी के जिम्मे लगाया है कि जब तक मैं बाकी कामों को समेट रहा हूँ, आप मेहरबानी करके जरूरत से ज्यादा ध्यान इस सफाई पे दें। शायद इसलिए कल वो वहाँ गए भी थे, बोर्टल भी गए थे, और हम आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा है। कोशिश करूंगा मैं जितनी उनकी हेल्प कर सकूं, लेकिन मैं इसके लिए उनसे प्रार्थना की है कि जहां भी समस्या हो जल्दी से जल्दी हल किया जाए। मैं भी आपके साथ अवेलेबल हूं। एक बात मैं और बताता हूं आपको, सफाई के साथ जुड़ी बात है। बहुत सारे फोन आते हैं नालों के लिए, कॉलोनियों में नाले टूटे हुए हैं, उसके ऊपर स्लैब नहीं रखी हुई है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि
सरकार ने एक बहुत बड़ा आपको सुविधा दी हुई है। आपके मोहल्ले में कहीं भी जहां आप रहते हैं आसपास अगर कोई ऐसी स्थिति है, आप उसकी फोटो खींच के लोकेशन लिख के माननीय मंत्री अनिल विज जी को या माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट कर दीजिए, बहुत जल्दी एक्शन होगा। मेरी आपसे प्रार्थना है। और अगर मुझे भी व्हाट्सएप पे डाल देंगे मैं भी उसको देखूंगा। ऐसा थोड़ा सा आपसे भी सहयोग चाहिए कि हमारी जानकारी में फोटो के साथ आप भेजिए, इस पे एक्शन लिया जाएगा। अवनीत जी के साथ मिलकर कमिटमेंट है हमारी, शहर को साफ करना है, लेकिन दिखते हैं बहुत, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से इसको कर दिया जाए। एक सवाल श्रीवास्तव जी करना चाह रहे हैं। सर ये व्यवस्था सही में बहुत अच्छी व्यवस्था है कि व्हाट्सएप करते हैं, डाल दें तो मिल जाए। शायद ड्रेन जो है, ड्रेन के साथ लगती ग्रिल कई जगह पर गायब है और कार के साथ लोग उसमें जो है शायद तैरने चले जाते हैं कई बार। और यह सेक्टर 25 में भी है जहाँ पर कि अभी पिछले 5-7 दिन पहले ही एक कार ही घुस गई थी उसके अंदर। अच्छा था कि पानी नहीं था उस ड्रेन में, अदरवाइज जो है वो हम एक और सनसनीखेज दुर्घटना का खबर बनाते हैं। दूसरी बात की चांदनी बाग थाने से लेकर के जो सड़क बन रही है पिछले 2 सालों से एक सड़क बन रही है, वो जो पेट्रोल पंप तक, मलिक पेट्रोल पंप तक निकलनी है, और इसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। हादसों का अर्थ केवल जान जाना नहीं होता है, किसी की मौत नहीं, बहुत खतरनाक होता है जब किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है और 6 महीने तक वो बेरोजगार हो जाता है, उसके घर में का दाना पानी बंद हो जाता है। सर बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं इस तरह की, और इस सड़क और ड्रेन की समस्या, जो ड्रेन के साथ में जो पूरे ग्रिल गिरे हुए हैं जगह जगह पर, और उसका कोई हमारे पास प्लान आया भी, विचार आया भी, सर समाधान नहीं हो रहा है। प्लीज सर। देखिए ड्रेन के साथ जो आप रोड्स है ना, आपको जान के हैरानगी होगी कि ड्रेन के साथ 100, और ये सब इसके ड्राइंग्स, नंबर्स, कोर्ट केसेज मेरे पास है। इस ड्रेन के साथ 146 कब्जे हुए हैं। हम लोग वहाँ प्रॉपर रोड्स बनाना चाहते हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा कब्जे कर रखे हैं। मैं नंबर एग्जैक्ट दे रहा हूँ आपको, 146 कब्जे हैं, उनके कोर्ट केस चल रहे हैं, एसडीएम कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग है, कुछ डिसीजन हो चुके हैं, और हमने डीसी महोदय के माध्यम से एसडीएम साहब को निर्देश दिया है कि इनके डिसीजन हमें फरवरी में चाहिए। फरवरी के अंदर अंदर सभी कब्जों के ड्रेन के साथ जो है डिसीजन आ जाएंगे, और उसके बाद हम इस पर प्रॉपर रोड्स बनाने जा रहे हैं दोनों तरफ इसके। ये तो एक साधन है। और जहाँ ग्रिल डैमेज है, एक प्लान और भी है लेकिन अभी मैच्योर नहीं हुआ है, देखिए क्या होगा कि ड्रेन को कवर किया जाए। इसलिए अभी अगर हम एक बार फिर ग्रिल को लगाने में, हटाने में लगेंगे, अगर 1 महीने के अंदर अंदर कोई डिसीजन नहीं होगा तो इस पर विचार करके जहाँ जहाँ ग्रिल खराब है उसको ठीक करवा दिया जाएगा। आपने इसी से रिलेटेड एक सवाल है, इंडस्ट्री एरिया है वीरवस कॉलोनी के परली साइड जाएं, वहाँ पर कई बार व्हाट्सएप पे, फेसबुक के जरिए भी वहाँ के हालात दिखाने की कोशिश की जाती है, लोग भेजते हैं। वहाँ के हालात 5 साल में क्यों नहीं सुधर पा रहे? किसके अंडर में वो सड़क आ रही है? 5 करोड़ पास भी हो गया, वो 5 करोड़ गया कहाँ, कब बनेगा वो? 5 करोड़ किसका? 5 करोड़ वहाँ सुना था कि इंडस्ट्री एरिया के लिए, सड़कों बनने के लिए पास हुआ था पिछले बार। शायद 5 करोड़ नहीं, वो एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, शायद 17 या 18 करोड़ रुपया है जो पुराने इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें बनने के लिए आया है, और वो पैसा दिया गया HSIDC को। हमने आज से 3 या 4 दिन पहले इसकी बैठक ली, सभी एक्शन वगैरह अथॉरिटी सब आई थी, और जो इसका कंट्रैक्टर है उसने बहुत देर तक इसकी रोड्स के नीचे तो काम किया, लेकिन ऊपर जो कंक्रीट का काम होना है, RCC की रोड है, उसको मिक्सिंग प्लांट नहीं लेके आया था। अगर अब आप जाके देखेंगे, उससे बातचीत होने के बाद प्लांट वहाँ पे आ चुका है, जहाँ भी उसका कहीं यूपी में प्लांट था वो लेके आया है, और उसने ये टाइम मांगे कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर प्लांट को चालू कर दूंगा इस्टेब्लिश करके, और उसने हमसे टाइम लिया 5 महीने का, कि 5 महीने के अंदर मैंने सारी ड्राइंगें चेक की है उनकी, कौन सी रोड कंक्रीट की है, कुछ रोड उसमें बीच में टाइल्स की भी हैं। तो इसकी योजना जो हमने उसको टाइम बार किया है, 5 मंथ्स उसको टाइम दिया बनाने के लिए।
जनता के पास चलते हैं। बताएं बताएं, जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम कम है हमारे पास। 5-7 तारीख से हम यहाँ आ रहे हैं, हम एक डेट चाहते हैं विधायक जी से, ताकि हमारे को सीएम साहब से मिलवाएं। ये जितने बच्चे यहाँ से गुम है ना शहर से, बच्चे तो सैकड़ों की तादाद में है, लेकिन 8-10 हम हैं जो हमारे बच्चे हमारे को सीएम साहब से मिलवाओ। और इसमें सीबीआई जांच चाहते हैं हम, क्योंकि एसआईटी तो सारी इसमें 5-7 बज चुकी है एक्चुअली, मतलब लगातार चल रही है। अब क्राइम ब्रांच में केस चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पे आपको अगले मंगलवार से पहले मैं मुख्यमंत्री से मिलवा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के पास पीछे हाथ हिला रहे हैं, उनसे गिरिए आराम, जल्दी अपना सवाल जो है जल्दी कीजिए, टाइम कम है। मैं विधायक जी से एक प्रेषण करना चाहता हूँ। एक मिनट जा, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे आप मिलके जो बच्चे गुम हैं, वैसे तो मैं एसपी साहब से भी डिटेल ले लूंगा कि कौन कौन से बच्चों की एफआईआर हुई है गुम होने की, पर आप भी समाज से जिनके बच्चे गुम हुए उनकी पूरी डिटेल्स, उनके फोटोग्राफ, उनकी एज और कब गुम हुए थे इसकी सूची बना लीजिएगा। सर, लाल बत्ती से लेके और शोधापुर तक सारा रोड, असंग रोड टूटा हुआ है। आप उसी रोड से रोज आते जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने अभी बताया था आपको। क्या बताया सर? शायद थोड़ा लेट आए आप। नहीं, असंग रोड की बात कर रहा हूँ सर मैं। असंध रोड की बात कर रहा हूँ। 4 लेन होने जा रही है। 4 लेन होने जा रही है जी हाँ। तो जो ये टूटा हुआ है 4 लेन के बाद ही ठीक होगा? 4 लेन जब हो जाएगा तो सब कंक्रीट दोबारा डलेगा। 4 लेन कितने टाइम में होगा? तो बहुत बुरी तरह टूटा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं, कोई टाइम नहीं लगता क्या? मतलब गड्ढे नहीं भरे जाएंगे? अभी गड्ढे नहीं भरे जाएंगे, अभी शुरू कर रहे हैं काम शुरू कर रहे हैं। सर, मैं वार्ड नंबर 9 से, कुत्ते इतने ज्यादा हैं यहाँ पे। कल आपको पता है कि यहाँ पे एक बच्चे को कुत्ते ने काटा था, उसकी डेथ हो गई थी, और आप गए भी हो वहाँ पे, अभी तक उनका कोई आपने नहीं किया कुछ। सर ये समस्या जो है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। सफाई कर्मचारी को हमने बोला यहाँ से कूड़ा उठाना है, तो आगे उसने ये जवाब दिया, किसी ने आना है क्या यहाँ पे? बंदर इतने ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा गंदगी है यहाँ पे। कुत्ते अभी, क्योंकि 5 साल में कुत्तों और बंदरों का रोल आ रहा है, आवारा पशुओं का रोल आ रहा है, तो इसका कब समाधान करवा दिया? पहले बंदरों की बात करें तो बंदरों का टेंडर लग गया है, टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों बिड खुल गई है, और उसके बहुत जल्दी पकड़ने शुरू कर रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर अंदर ही। और इसको ये भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया बंदरों का, ताकि संख्या में हमें धोखा न दें पकड़ने वाले, क्योंकि उनको पर बंदर चार्ज देने हमने। वीडियो फोटोग्राफी होगी यहाँ से, और जब क्लेशर के जंगल में छोड़ने जाएंगे वहाँ अनलोडिंग के टाइम भी उनकी काउंटिंग की जाएगी, वीडियोग्राफी, ताकि उसी नंबर का पेमेंट हम करेंगे। जहाँ तक डॉग्स की बात है, स्ट्रे डॉग्स की समस्या वाकई बहुत गंभीर है, हजारों की संख्या में। और अभी इसी यहीं पे सुखदेव नगर में 2-3 दिन पहले इतना दर्दनाक हादसा हुआ है 5-6 साल के बच्चे के साथ, और माँ बाप की हालत देखने वाली थी जब कल मैं उनके घर पे गया हूँ। समस्या ये ज़्यादा ये है कि अगर कोई सख्ती करते हैं तो ऊपर से मिनिस्ट्री जो है और मेनका जी शुरू हो जाते हैं। बहुत गंभीर समस्या ये, मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट डरते हैं, डॉग अगर स्टिचेस के बाद उसको कुछ हो जाए तो उनके ऊपर एक्शन हो जाता है। डिपार्टमेंट्स जो है उनको क्लैरिटी नहीं है और डर बहुत है। तो पब्लिक का क्या कसूर है? पब्लिक क्या करे? हल दे रहा हूँ। कल सुबह मैंने, हालांकि शनिवार था, उसके बावजूद मैंने डीसी साहब के साथ ऑफिस में मीटिंग की। एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स वहाँ आए, उसमें निगम के एक्शन वहाँ बुलाए गए। जब मैं इस बच्चे के घर से गया तो मैं उनसे माफ़ी मांगी, तभी गया था उस टाइम वहाँ सेक्रेटेरिएट में, और योजना बना के उठे वहाँ से हमने। वहाँ एक मॉडल टाउन में भी एक डॉक्टर्स हैं जो बच्चों इसके डॉग्स के डॉक्टर हैं, पेट के, उनको भी बुलाया गया, और पूरी योजना बना के इसका काम हम 2-3 दिन में, श्रीवास्तव जी आवाज़ सुनिएगा क्योंकि आप मुझे पूछेंगे फिर, 3-4 दिन के अंदर ये काम 2-3 दिन में शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए डॉग्स को रखने पड़ता है, 1 हफ्ता रखना पड़ता है, और सबसे बड़ी समस्या है कि डॉग्स अपने स्टिचेस खोल लेते हैं और उनकी आंतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं, कोई डेथ हो जाए तो प्रॉब्लम है, ये इस बात से डरते हैं। तो इसके लिए जो योजना बनाई है, जो पुरानी तहसील कचहरी है वहाँ पे एक पुरानी जेल खाली पड़ी है, उसमें 9 से 10 कमरे हमें मिल गए। एसपी साहब ने वो जगह अलॉट कर दी है डीसी के माध्यम से इन डॉक्टर्स के लिए, और हमने डॉग्स को पकड़ने के लिए 2 गाड़ियों का अरेंजमेंट करवाया कल। 1 या 2 दिन में वो तैयार हो जाएंगी गाड़ियाँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम
इस पे बहुत जल्दी 3-4 दिन के अंदर अंदर पकड़ा पकड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन आपसे भी सहयोग चाहिए। नारक साहब यहाँ खड़े हैं, यहीं के हैं, सुखदेव नगर के। लोग डॉग पकड़ने नहीं देते, जहां पकड़ने के लिए जाते हैं वो अपने घरों में अंदर कर लेते हैं। नहीं जी, डॉग को पकड़ के नहीं लेके जाना है, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको जी। लोगों का सहयोग तो चाहिए इसमें। आप डॉग्स को क्यों अपने उस टाइम अपने घर में कर लेते हैं? एक तो गाड़ी देख के वैसे डॉग्स भाग जाते हैं, दूसरा जनता भी उनको किसी अपने भाव से या जैसा भी उनका मन है डॉग्स को अंदर घर में कर लेते हैं, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वो पालतू होंगे ना जी? नहीं, कोई पालतू नहीं, आवारा कुत्ते अंदर ले जाते हैं। स्ट्रे डॉग्स की बात कर रहा हूं। जनता सहयोग करे इसमें, नहीं तो पकड़ेंगे कैसे? उनको बिस्किट खिलाना होता है ना। इसको थोड़ा सा जनता से भी सहयोग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं, आप कैसे आए हैं? जी नमस्कार जी, मैं पूजा हूँ और मेरी शादी 1 साल पहले हुई थी। ये अभी केस चल रहा है मेरे ऊपर, मेरे पति ने किया है, मैंने किया पति के ऊपर। वो उन्होंने शादी दूसरी कर लिया है और मैं उनके ऊपर किसी बात के ऊपर कर रखा है जी। और मैंने 164 के जो बयान दिए थे, ना उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज ना दर्ज कर रहे हैं 376 पे, और ना कुछ कर रहे हैं, ना मेरी कोई सुनवाई हो रही है सर, कहीं भी जा रहे हैं तो। साहब नमस्कार, मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बच्ची बहुत गरीब है, ये इसके फादर हैं, 3 तो इसके बच्चे हैं और 3 लड़की है, रिक्शा चलाता है। ये 2 महीने महिला थाने में चक्कर काटते रहे और मीडिया वाले मेरे भाइयों ने इसकी FIR दर्ज कराई। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरे मीडिया वाले भाई, उनको मैं सलाम करता हूं जो आज पानीपत में मैं बीजेपी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। भाई साहब, जो मीडिया वालों ने इसकी FIR कराई है इस बच्ची की, इसके घरवाले ने दूसरी शादी करके दिल्ली में, इसके घरवाले ने दूसरी शादी करके दिल्ली में, और मैं गृह मंत्री के पास ले गया, अनिल विज साहब के पास, और प्रमोद विज जी का फोन कराया। याद है प्रमोद विज साहब, मैंने फोन करा था आपको, मैं नंबर लगवाओ जल्दी, याद है? ये वो बच्ची है और इसको, इसके पेट में बच्चा था और अबॉर्शन की दवाई खवा के इसका बच्चा गिराया गया। और यहाँ सुदर्शना ASI है महिला थाने में, पूरा भ्रष्ट थाना है। शर्म कहता हूं, मेरे को कोई गोली मार दे मैं डरता नहीं, ना कद से बड़ा ना पद से बड़ा, जो मुसीबत में साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। मीडिया वाले भाइयों, अगर आप सबसे बड़े भाई हो, इस लड़की का साथ दो भाइयों। मैं आपसे कहता हूं भाई, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये किसी की बेटी नहीं है क्या? आपका सवाल था जो विशाब ने सुन लिया। विशाब, सुनवाई नहीं हो रही इनकी, बस 164 का बयान था। जी जी जी, 376 धारा नहीं लगाई गई जी जी, इनका महिला थाने में सुनवाई नहीं है। कुलवंत जी, मेरे पास जब भी कोई बेटी आती है निश्चित तौर पे मैं पूरे एक्शन लेता हूँ, लेकिन मैं जनता से और अपने बेटियों से, पिताओं से, सबसे माताओं से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी का काम किसी वजह से तसल्ली बख्श नहीं होता, वो वापस लौट के तो आए। मेरे पास कोई भी जनता से जब आता है और मैंने एक्शन ले लिया और निर्देश दे दिए, अगर वो वैसा काम नहीं हुआ और उसकी अभी मानसिक पीड़ा है उनको, या काम नहीं हो रहा, तो उनको वापस लौट के तो आना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा? तो मेरी प्रार्थना है बेटे आप आओ, जो भी और एक्शन होगा हर तरह से लिया जाएगा। मैं कभी किसी को अपने घर से ऐसे नहीं भेज देता, मैं कभी आई वाश नहीं करता, मैं उसी समय एक्शन लेता हूं और ऐसा ही करता रहूंगा। लेकिन जिसको पीड़ा है उसको लौट के तो आना पड़ेगा। भाई साहब, मेरा काम नहीं हुआ, नहीं तो कैसे पता लगेगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने भाई ने पत्रकारों की भूमिका को धन्यवाद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद समाज सेवक, पत्रकार, प्रशासन सारे लोग भूमिका अपनी निभा रहे हैं, और पत्रकार तो है ही इसलिए कि दूसरों की आवाज उठा सके। और सर, अगर पानीपत को जाना जाता है तो पानीपत ऐतिहासिक नगरी है, और ऐतिहासिक नगरी ये युद्धों की नगरी है, और यहाँ पलायन इतना ज्यादा क्यों है सर? सर, हमारा किला खुद गया और हमारा हाली पार्क जो है उसमें बोट गायब हो गया। सर, यह विकास की उल्टी धारा नमो 2 में क्या होगी? किला और हाली पार्क, 2 सवाल गंभीर हैं। तो किले में दरक की वजह से कई लोग जो है बेघर हुए इस बार। सर प्लीज फिर एक बार सहयोग चाहिए। किले पर गए, आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद आप लोगों को मोस्टली पता नहीं होगा कि किले पे कितनी डायरीज है।
और सब अपना गोबर जो है पानी का पाइप लगाते हैं। सीवरेज सिस्टम जैसे भी बने हुए हैं नहीं बने हुए, कोई सिस्टम ही नहीं है। जब उनको कहा, प्रार्थना की, भैया किले की हालत अच्छी नहीं है, मैंने इनको कहा कि इसकी सॉइल टेस्टिंग करवाई जाए। सॉइल टेस्टिंग कराने में 1.5 महीना लगा दिया। जब पहली टीम आई, वो भी NIT ने नहीं भेजी, रुड़की ने भेजी। रुड़की ने पहली रिपोर्ट दी है, उसके बाद अगली रिपोर्ट देने की एडवांस टीम आनी है। बार बार मैं इनको कह रहा हूँ, लेकिन मुझे निश्चित तौर पे अगले 10 या 12 दिन में, क्योंकि वो बहुत बड़ी टीम है उनकी, वो लोग आएंगे, बताएंगे किले की सॉइल टेस्टिंग करने के बाद पोजीशन है क्या। लेकिन लोग तो सहयोग करें, कोई भी सहयोग नहीं कर रहा। जब हम वहाँ गए, उन्होंने अपनी डायरीज को बाहर से ताला लगा दिया और चले गए, जैसे डायरी यहाँ आई नहीं। अंदर दुनिया भर की डायरीज है वहाँ पर, और लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस किले को अगर डैमेज पहुँच रहा है तो इसके किसी हद तक हमारे अपने भाई बंधु भी जिम्मेवार हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो ऐसा ना करें। किले को बचाना है तो डायरीज को वहाँ से हटाना भी पड़ेगा। श्रीवास्तव जी, नेतृत्व निर्णय लेता है, नेतृत्व नेता के पीछे जनता इसलिए है सर, आपको वोट हमने इसलिए दिया है कि आप निर्णय लेंगे कि पानीपत के हित में क्या है। सर, जब दिल्ली जैसे महानगर में, राज्य में जब चाहा सरकार ने, तो उन जगहों से मेट्रो निकाल दी जहां पर की पूरी बसाहट थी। सर, हमारा किला धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, वो दरक रहा है, और हम सहयोग की अपील करेंगे सर, या निर्णय लेंगे और कार्रवाई करेंगे और विकल्प देंगे जनता को? निर्णय लेंगे जब हमारे पास फाइंडिंग आएगी। और आप क्या चाहते हैं कि निर्णय भी हो गया, फाइंडिंग भी आ गई, चेक भी कर लिया होगा पहले 3 महीने में? बहुत बड़ी समस्या है ये। और निर्णय लेना किसी को वहाँ से हम कह दें आज सॉइल खराब है जी, हटिए यहाँ से, उनके घर बसे हुए हैं, बहुत सालों से अपने घर से अटैचमेंट होती है। किसी को बेघर करना इतना आसान नहीं होता है, सेंटीमेंट जुड़े होते हैं। लेकिन अगर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, नहीं भावना नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। इच्छा ये नहीं है कि कोई बेघर हो जाए, मैं ऐसा करेगा। विकल्प क्या दे रहे हैं? विकल्प देंगे। आप 3 महीने का समय हुआ है, इसके अंदर क्या मैंने ये इनिशिएटिव नहीं लिया? क्या मैंने टेस्टिंग टीम नहीं बुलाई? क्या उनकी पहली रिपोर्ट नहीं आई? अभी उनकी सेकंड रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फिर फाइंडिंग आएंगी, तब इसका डिसीजन होगा। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है और उसमें डेफिनेटली काम करेंगे। आपने एक सवाल बात उठाई कि सीवर व्यवस्था ध्वस्त है। सर, सीवर व्यवस्था ध्वस्त कब तक रही? कितने करोड़ खर्च कर चुके हैं हम लोग सीवर पर? मेरे पास इसका हिसाब अभी नहीं है कितने करोड़ खर्च हुए हैं। मैं तो अब का ये जानता हूँ कि सीवर सिस्टम को ध्वस्त करने में डायरीज का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, और खासकर किले के ऊपर बहुत बड़ा रोल है। इसको रोकना पड़ेगा। बिल्कुल। जनता, आप बताएं जी, क्या सवाल आपके? मेरा नाम नरेंद्र बरेजा है, मैं सुखदेव नगर का निवासी हूँ। सबसे पहले मैं कुलवंत जी का, वॉइस ऑफ इंडिया की पूरी टीम का इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने माननीय प्रमोद जी भी, जो हमारे विधायक हैं, उनका सुखदेव नगर आने पर सर सवाल कीजिए, टाइम कम है। मेरा ये छोटी छोटी समस्या है, ना तो मेरे को सरकार की नीयत पे, ना प्रमोद जी की विजन पे कहीं कोई शक है। मेरी सबसे बड़ी ये है कि आप जो अब तक कितनी बातें कर रहे हैं कि इस तरह का प्लानिंग आ रही है, इस तरह के फंड आ रहे हैं, आगे ये चुका होगा, मेरा आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है, जो हमारी चीजें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें क्या थोड़ा बहुत मूल चूल परिवर्तन करके क्या उन व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सकता है? उसके उदाहरण के लिए मैं आपको ये बताता हूँ, शहरी विधायक है और शहर के लोगों की आमतौर पे जो कार्य प्रणाली है वो वास्ता पड़ता है या तो नगर निगम से या बिजली बोर्ड से। इस तरह के कार्य प्रणालियों में क्या मैं आपसे इतना एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पिछले दिनों एक सरकार की स्कीम आई हुई थी हाउस टैक्स के मुतालिक, उसमें यह कहा गया था कि आप 10 साल का पिछला हाउस टैक्स आपका बिना इंटरेस्ट के आपके जमा हो जाएगा। वहां जाने के बाद लोगों को यह पता लगा कि पिछले 10-10 सालों के उनके एरियर निकले हुए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिसके एरियर निकले हुए और वो एरियर देता है तब तक तो ठीक है, अगर कोई व्यक्ति वो अपने एरियर की रसीद लाके और उनको दिखा देता है, क्या उस अफसर की या उस कर्मचारी की कोई व्यवस्था नहीं है जो हजारों और लाखों रुपए दिखाए जाते हैं? क्या ये पब्लिक की जिम्मेवारी है कि वो इन रसीदों को 10 साल तक संभाल के रखें? क्या उनका उनके परिवर्तन व्यवस्था को कुछ नहीं किया गया? आपका सवाल पूरा हो गया। दूसरा, ऐसे ही
मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या आपने कभी उस बारे में सोचा? आपने कभी पूछा? पिछले बिजली बोर्ड में पिछले 2 सालों से हम लोगों ने आउटसोर्स किए हुए बिजली के बिल, हर बिल के साथ लोगों के एरियर लग के आ रहे हैं। हर बार वो आदमी अपनी एनर्जी और समय वहां जाके बर्बाद करता है। क्या उन अफसरों के ऊपर मूलचूल परिवर्तन, इसमें कोई पैसा नहीं लगना, कोई फंडिंग नहीं लगनी, क्या इस व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाया जा सकता है? इसके अलावा मैं एक छोटी सी लोगों की एक समस्या बहुत हमारे पास आती है, जो उनमें से एक समस्या ये है, पानीपत से आज इतना विजन बढ़ गया है, लोग या नौकरी के लिए, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए दिल्ली खूब जाते हैं। वहां से लोगों का कई बार मैं सैर करके निकलता हूं, यहाँ के लोगों को बस वाला बिठाने के लिए तैयार नहीं है, लटक लटक के आते हैं। दिल्ली से वो 4 बजे के बाद उनको बस नहीं मिलती। क्या पानीपत के लोग उनको किराया नहीं देते हैं? क्या उनका क्या दोष है कि वो एक फ्लाईओवर ऊपर से बन गया है, वो फ्लाईओवर से निकलने की बात करते हैं, नीचे आने के लिए कोई तैयार नहीं है? क्या ये इनका पानीपत वालों का दोष है? क्या इस बारे में कोई व्यवस्था की जाएगी क्या? बिल्कुल। दूसरा सवाल लीजिए, दूसरा सवाल लीजिए इधर। बताएं सवाल। हेलो, मैं भैया रेलवे रोड से आया था, 25 मिनट मुझे रेलवे रोड से बाजार में होते हुए यहाँ आने में लग गए। शहर की समस्या जीटी रोड से जो है जाम की, उसका ठिकाना आपने LNT पे फोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, हम भी इससे आपसे संतुष्ट हैं। बाजारों के अंदर जाम की समस्या, पीली पट्टी आपने 2 लाख रुपए देके टेंडर लगवाई थी, पानी एक बरसात में वो भी 2 लाख रुपए धुल गई। उस समस्या का समाधान आप कैसे करें? एक सवाल और लीजिए पीछे। जी बताएं सर। अभी थोड़े दिन पहले मॉडल टाउन में एक हादसा हुआ था, जो लड़की के साथ हुआ था DAV पार्क के पास। सर, मॉडल टाउन की जो सिक्योरिटी है मेरे हिसाब से बिल्कुल जीरो है। आपके इलेक्शन कैंपेन का मुद्दा था सिक्योरिटी टॉप मोस्ट पे। उस टाइम जहां वो हादसा हुआ, वो जगह MP साहब के घर से बाय फुट सिर्फ 3 मिनट की दूरी पे है, और वो एरिया आपके मतलब आपका रेजिडेंशियल एरिया भी मॉडल टाउन ही है जहाँ पे वो हादसा हुआ। तो सिक्योरिटी को लेकर क्या आपने किया अभी इन 100 दिनों में? और दूसरी बात सर, ये जो स्कूल्स का है, मोस्ट ऑफ दी नेता लोग जो है वो बैठे हैं यहाँ पे, बड़े नेता, और इनके ऑलमोस्ट बच्चे जो हैं असंध रोड पे सारे स्कूल लगते हैं, उन्हीं में ही पढ़ते हैं ऑलमोस्ट जितने बैठे हैं। तो असंध रोड पर सेंट मैरी स्कूल से लेकर जो पुलिस चौकी है वहाँ तक सर रोड की हालत बहुत खराब है। अभी महेंद्र उड़िया जी ने कहा था, तो आपने कहा था 4 लेन होगा, उसके बाद वो काम होगा। क्या 4 लेन होना जरूरी है या बच्चों की जान ज्यादा जरूरी है? ये चीज का आप आंसर जरूर दें। बिल्कुल। माननीय, मैं सुखदेव नगर की एक छोटी सी समस्या रखना चाहता हूं। सर प्लीज सुने बताएं। ऐसा है जी, सुखदेव नगर को एक 3 रास्ते लगते हैं GT रोड से, एक सलारगंज गेट से और एक इंसार बाजार से। व्यवस्था ये है कि हम लोगों ने जब यहाँ बसे थे 30 साल पहले, तो हम लोगों ने पॉश कॉलोनी के नाम पे ये सब चीजें ली थी। क्या जो एनक्रोचमेंट के नाम पे GT रोड से आने के लिए आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? सलारगंज के रोड के ऊपर भी वही हालत है। क्या इसकी कोई व्यवस्था की जाएगी? इस एनक्रोचमेंट का कोई सोल्यूशन? ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, फिर विधायक जी के पास चलते हैं। बताएं। विधायक जी, मैं आपसे एक शेयर कर रहा हूं एक RTI की जानकारी। पार्कों के अंदर कितना रेनोवेशन के नाम पे खर्चा हुआ, आपके पास डिटेल नहीं है, मेरे पास डिटेल है। 133 पार्क की डिटेल आई है, जिसमें लगभग 64 करोड़ रुपया खर्चा किया गया रेनोवेशन के नाम पे। कुछ पार्कों में रेनोवेशन हो गया, काम कंप्लीट हो गया, पेमेंट भी रिलीज हो गई, लेकिन वहां पर एक ईंट नहीं लगी। और 25 लाख रुपए से लेके 5 लाख से लेके 2.25 करोड़ रुपए तक खर्चा किया गया पार्कों में। और दूसरी बात, मेरा जो खुद घर के सामने पार्क है, मैं उसको खुद देखता हूँ। 4,51,000 का एक बिल और 8,21,000 का एक बिल, वो भी काम कंप्लीट हो गया। वहां मेयर अवनीत कौर का नाम भी है, अभी काम कंप्लीट हो गया, लेकिन पैसा एक नहीं खर्च हुआ, एक ईंट छोटा कपड़ा नहीं आया। मैंने नगर निगम कमिश्नर को कंप्लेंट करी, इस घोटाले की जांच की जाए। वो आए मौके पे, लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली, भी मैं तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, इसमें तो सब फंसेंगे। फंसे तो फंसे। अब आप ये बताओ, ये रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं, मैं चाहता हूं सरकार जब ईमानदार की है, जब जीरो टॉलरेंस की बात है, तो आप मुख्यमंत्री को कह के FIR दर्ज करवाएंगे, और जो जनता का टैक्स का पैसा है, आप उसकी रिकवरी के लिए, अगर कल तक FIR नहीं होती है इस पे, परसों तक भी नहीं होते, तो आप टाइम बाउंड करें, और नहीं तो आप मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठ जाएं, अपने शहर की
जो टैक्स का पैसा है उसकी बर्बादी रोकने के लिए। जी शर्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं आप बताएं। ओम शांति। लास्ट प्रश्न है। हमारा शहर ऐतिहासिक शहर है और जो यहाँ दो अपने धार्मिक स्थान है, देवी मंदिर और पीर कलंदर, इनका मुख्य रास्ता सिर्फ ये यहाँ से निकलता है, जिसमें विदेश से भी मेहमान आते हैं और अपना जो देवी मंदिर में है सभी गांव के यहाँ सभी पूजने आते हैं और इसी पे पूरा गंद फैला रहता है। ये तो अपना कुलवंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 3 महीने से 4 महीने से इतना गंद पड़ा हुआ था और 3 दिन में अब साफ हुआ है। विधायक जी 5 सवाल हैं। और दूसरा सुन लो, यहाँ से हम जाते हैं जीटी रोड पर, यहाँ आधा घंटा वेट करनी पड़ती है। हमारा ऑटो का इतना जाम है कि हमने जीटी रोड पर जाने के लिए आधा घंटा लगता है, पूरा आधा घंटा। वो तो थोड़ा बहुत इधर इन्होंने रेस्ट वाले होटल वाले ने उधर अपने उससे रास्ता निकाल दिया, कुछ जनता वहां से निकलती है, नहीं यहाँ तक जाम आ जाता है, पूरा जाम आता है यहाँ पर। देखिए मैं हर चीज का जवाब दे। एक मिनट ऐसे तो मुझे याद नहीं रहेगा किसने क्या पूछा। अरे मेरा तो मेन है, पूछ लो। नहीं सभी सारे मेन है सर, सारे मेन है। और सुखदेव नगर का तो सुन लो, अब ये शौचालय बना दिया है, यहाँ शौचालय है और यहाँ मतलब सभी शौच करते हैं, इसका कोई सेफ्टी टैंक नहीं, सारा गंद इसी नाले में पड़ा रहता है जिसका कोई निकास नहीं। हमारे पार्क में 24 घंटे बदबू रहती है यहाँ पर, इसका सेफ्टी टैंक बनवा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है जनाब, ये हमारा 2003 में हमारे रघुवीर सैनी ने योगा की पहली क्लास इस पार्क में 11 आदमियों के लगाई थी। हमें इस पार्क में एक शेड की व्यवस्था आपके बस सर देखिए ऐसे है। अब 1 मिनट जरा जवाब भी लीजिए ना। पार्कों का आपने बताया 64 करोड़, मैं आपको करेक्ट करता हूं, मेरे पास ये डाटा है। 177 पार्क के अंदर, 1 मिनट सर बात तो उनके बताने दीजिए मुझे, 1 मिनट जरा सर मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, 1 मिनट जरा 2 मिनट तो समझ दीजिए सर। एक आपके सवाल का जवाब मिलेगा। 177 पार्क की डेवलपमेंट लगाई गई शहर के अंदर पिछले 5 साल में, और उसमें 23 पॉइंट समथिंग तकरीबन 24 करोड़ रुपया हाल ही पार्क को दिया गया। बाकी 40 करोड़ के लगभग या 41 करोड़ के लगभग पानीपत शहर के पार्कों को दिया गया। इसीलिए मैंने शुरू में अपनी बात रखी कि 177 पार्क के एस्टीमेट और वर्क ऑर्डर को टैली किया जाएगा। वहां देखा जाएगा कि क्या वर्क ऑर्डर के हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर तो काम हो गया तो ठेकेदार बरी, अगर RWA कहती है हाँ जी ये काम हो गया है तो ठेकेदार बरी, अगर वो काम नहीं हुआ तो ठेकेदार को काम पूरा करके देना पड़ेगा। और अगर काम पूरा कर दिया ठेकेदार ने फिर भी पार्क में कोई कमी है तो वो कमी पूरी करना मेरी जिम्मेवारी है। ये जितने घोटाले आप कह रहे हैं पार्कों में है, चाहे ट्यूबवेल्स के अंदर है, चाहे लाइट्स के अंदर है, चाहे ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, लगातार पिछले 5 साल की प्रॉब्लम है जिसको मैं ईमानदारी के साथ आपके सहयोग से सॉल्व करने की। मॉडल टाउन की सिक्योरिटी की बात आई थी। हाँ जी, मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ 1 हफ्ता रहें। मेरी बात सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। आप मेरे साथ 1 हफ्ता रहें, कितने बाजू कितने हाथ और कितने कान नाक हैं, आदमी कितना काम कर सकता है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि मुझे आपका सहयोग चाहिए। कितना आदमी 12, 13, 14 घंटे से ऊपर लगातार, और किसी दिन भी आप देख सकते हैं, और मैं खुशी से करता हूं। मैंने पहले कहा था मन समर्पित, तन समर्पित, जीवन समर्पित है, लेकिन नहीं मैं बताता हूं, 1 मिनट में ना बोले तो ज्यादा बेहतर देखिए। इंक्रोचमेंट है, चलान करने शुरू किए, गाड़ी निकलती है निगम की, चलान करते हैं, आगे निकल जाते हैं, पीछे आधे घंटे में फिर वो रख लेते हैं। पता लग जाता है गाड़ी एंटर हुई है लाल बत्ती से, इधर के सब दुकानदार अंदर कर लेते हैं, गाड़ी निकल जाती है। सख्ती करनी पड़ेगी, मैं मानता हूं आपकी शुरुआत हर सत्ता पक्ष यही बात कहते नहीं करेंगे, लेकिन लोगों के साठगांठ होती है। नहीं, लोगों के सहयोग से करेंगे। लोगों को फायदा होता है सर, लोगों का पेट्रोल कम जलता है, अगर जाम न लगे ना तो लोगों का बहुत पैसा बच जाता है। श्रीवास्तव जी, अगर ये बाजार खुले हो जाएंगे, इंक्रोचमेंट आ जाएगी, इनकी सेल बढ़ेगी।
ये नहीं समझते कि कई कस्टमर इन बाजारों में इसलिए नहीं आते हैं कि इतना रश यार, छोड़ यार कहीं और से ले लेंगे। ये सब जनता का सहयोग चाहिए, दुकानदारों का सहयोग चाहिए, प्यार से ईमानदारी के साथ उनके पास जा रहे हैं। एक दिन तो मैं मोटरसाइकिल के ऊपर हेल्प मैन पावर क्राइसिस में है, एक्चुअल में नगर निगम जो है वो मैन पावर क्राइसिस में एग्जैक्टली और घुमा रहे हैं। मैन पावर क्राइसिस शायद आप अप्रैल तक पूरा कर रहे हैं। पूरा करेंगे और आउटसोर्स भी करेंगे, आउटसोर्स भी करेंगे। और मैंने एक और भी निर्णय लिया है, और मैंने माननीय अनिल विज जी से बात की है कि हमें एक दस्ता चाहिए होगा अलग से, जो ये एनक्रोचमेंट है इनको हटाने के लिए। हर टाइम आप किसी हेल्प लेते रहे, किसी को बुलाए, पुलिस दे दो, कभी वो नहीं देते, कभी हम अवेलेबल नहीं होते। इसके लिए हमें एक दस्ता बनाना पड़ेगा अलग से जो एनक्रोचमेंट को हटाए। इसके ऊपर काम हो रहा है। सिक्योरिटी के ऊपर बताएं जल्दी जल्दी। सिक्योरिटी का डेफिनेटली दुखदायी घटना थी जो भोसाराम पार्क में एक मदन लाल ढींगरा जी की प्रतिमा लगी है, उसके पीछे जो पार्क है वहाँ ये घटना हुई थी। और मैं जैसे ही घटना हुई है मुझे मालूम पड़ा रात को कोई 8 साढ़े 8 बजे, तो मैंने उसी टाइम कांटेक्ट कर लिया था एसपी साहब को भी और डीएसपी को भी, विजेंद्र जी को, और सारी रात उनके साथ कांटेक्ट में रहे थे। इसको रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। सिर्फ मॉडल टाउन क्या, शहर के अंदर कहीं भी ऐसी घटना ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और पूरी सख्ती की जाएगी। सीसीटीवी वाला प्रोजेक्ट क्या हो गया सर? सीसीटीवी का प्रोजेक्ट अब निगम के पास नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री के पास चला गया है और वो हरियाणा का पूरा डिसीजन लेंगे। एक सिर्फ पानीपत का डिसीजन नहीं है, अब ये निगम से बाहर निकल गया है प्रोजेक्ट। क्योंकि वो गड्ढे की बात चल रही थी उसका नहीं, अगर कहीं गड्ढे बहुत ज़्यादा तो उनको भरा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब 4 लेनिंग होगी 100% पैसा आ चुका है। थोड़ा सा बात समझिए, आपका अपना घर है, उसमें एक छत टपक रही है और हमें घर नया बनाना है, आप फिर भी छत कहोगे ठीक करवा लो पहले, वो खर्चा आप नहीं करोगे। बच्चों की सेफ्टी मन में है, लेकिन इसका पूरा पैसा आ चुका है, प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक छोटी सी अड़चन है जो 8-10 दिन में क्लियर हो जाएगी। तो इस बता दिया उन्होंने बता दिया। दो सवाल, लास्ट सवाल मैं लेता हूँ। आप बताइए जी, आपका कोई सवाल था? मैं जीवन लता, विधायक जी नमस्कार। मेरी ये समस्या है कि बिजली बोर्ड द्वारा हमारा 1,18,000 रुपए का बिल जमा करवाना पड़ा हमें, और मैंने उनको कहा कि मेरे बच्चे बिजली बोर्ड में ऑफिस में गए थे, वो कहने लगे जी मैंने कहा भाई आप हमारी किस्तें कर दो, वो कहने लगे जी अब किस्तें नहीं हो सकती। और मैं घर में अकेली थी, मेरे को धमकाया गया, कहा नहीं तो आपका ना अगले मंडे को और बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। मैंने कहा मैं इस टाइम अकेली हूँ, आप बिजली का बिल ना काटिए, है मेरे बच्चे घर पर नहीं हैं, वो मंडे को आएंगे। क्या आपने 6 महीने से बिजली का बिल नहीं जमा कराया? मैंने कहा हमने 6 महीने से बिजली का बिल इसलिए नहीं जमा कराया कि हमें थोड़ी सी रियायत मिलेगी या हमारे इसकी वो बन जाएंगी, किस्तें बन क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहती थी कि ये बात बिल्कुल गलत है। 1,18,000 रुपए का जब हमारा बिल नहीं था तो हमारे से क्यों इतना बिल लिया गया? हमें इस बीजेपी पर इतना विश्वास है और हमारे साथ विश्वासघात किया गया। आप बताएं, अब विरोध कॉलोनी से आए? जी। सर मैं विवर्स कॉलोनी और आदर्श नगर की तरफ से आए हैं। हम दोनों कॉलोनी वाले आए हैं। जो आपके सामने समस्या थी कि भाई पानी को उधर से जाने नहीं दिया जा रहा, तो हमारी कॉलोनी और आदर्श कॉलोनी ने दोनों ने मिलके उस समस्या का सोल्यूशन कर दिया है। आज द पावर ऑफ यूनिटी की तरफ से वहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू पानी डालने की भी कोशिश की गई है, और हम बस आपसे अब ये चाहते हैं कि भाई अब उसका सोल्यूशन कितनी जल्दी से जल्दी निकल सके, क्योंकि आपने जो 1 महीने का टाइम दिया है, 1 महीने तक तो रहना वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि जो पानी खड़ा है, जो सीवर आगे वाला था जिसमें कुछ शरारती लोगों ने मिट्टी डाल दी, बंद कर दिया, रोड़े डाल दिए थे, और उसको एक बार आपने खाली करवाया निगम से, 1 मिनट, और उसको दोबारा किसी ने डाल दिया था। मेरी प्रार्थना यह है दोनों कॉलोनी वाले इस समझौते पे रहें कि जब तक इनका सीवर का काम नहीं होता तब तक उसी सीवर में इनका पानी, 10 घरों का इतना पानी नहीं है कि कोई बाढ़ आ जाएगी वहाँ। 10 घरों के साथ वीवर कॉलोनी वाले सहयोग करें उनका, ठीक है। और इधर जो है टेंडर ऑलरेडी एस्टीमेट बना के उन्होंने कल सबमिट कर देना है। इसका काम पहले सीवर वालों ने करना था, अब हमने निगम को दे दिया है और इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। इमीडिएटली ये काम विद इन 10 डेज शुरू हो जाएगा। टेंडर खुलने के बाद, टेंडर खुलने की एक म्याद होती है 10 या 15 दिन, ये मजबूरी है। टेंडर जब लगेगा तो 10 से 15 दिन चाहिए, और बहुत तेज़ी से काम करवा के आपका जो ड्रेन है आदर्श नगर का
वो पुल की तरफ हम उसकी डायरेक्शन दे रहे हैं। यार थोड़ा पूछ के बताऊंगा कि 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, ऐसा बाउंड मत करिए। काम करने में थोड़ा समय लग जाता है। पानी आपका निकासी जब जब होगा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुला दूंगा, वैसे निकल जाएगा। जब जब आप टेलीफोन करेंगे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आके पानी निकाल देगी। इसका सवाल था बहन जी, ऐसे है कि ऐसे केस मेरे पास आप जो समस्या बता रहे हैं बहुत आते हैं। कई बार है कि किसी ने मकान किराए पे दिया हुआ है, किराएदार ने अपने बिल ही नहीं भरे, चलते रहे और किराया मकान छोड़ के चले गए। इसी तरह फैक्ट्रियों में ऐसा बहुत हो रहा है कि किराएदार उठ के फैक्ट्री छोड़ के चले जाते हैं, 6 महीने फैक्ट्री चला के उसके बाद मकान मालिक के जिम्मे पड़ जाता है बिल। वो आपकी समस्या, हाँ जी बताइए आप। समस्या ये है जी, 1 साल से लगातार बिल आ रहा है उनका। पहले 80,000 आया, फिर 1.25 लाख आया, फिर 1.5 लाख आया। 1 साल के अंदर 25 से 30 बार बिजली बोर्ड में गए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। सिर्फ आगे आगे का ऑफिस का बिल, जिसमें कोई एक एसी लगा हुआ है, वो भी क्या नाम 4 महीने से कोई एसी नहीं चल रहा। मैंने कहा अगर 1 साल से 1.5 लाख का बिल है, हम 1.5 लाख भरने को तैयार है, हमें कम से कम कोई बताए तो जाए। पहले 80 आया, फिर 90 आया, फिर अगले महीने 1.20 आ गया, अब की बार 1.5 आ गया। वहाँ जाते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। आप कल बेटे मेरे पास आइए और उसी टाइम एससी साहब से बात करके, एसडीएम हैं जो डीसी हैं, ये सॉरी एक्शन संजीव जी, उनसे बात करके आपकी समस्या का हल करेंगे। किस्तें की इमीडिएट, बहुत लोगों की किस्तें बनवाई हैं, जो भी आया है उसकी 3 से 4 किस्तें बनवाई हैं। हाँ नहीं, बिल भी ठीक कराएंगे अगर गलती हो इसमें तो। कोई बात नहीं, आप कल आके मिलिए, कल आके मिलिए मेरे को। कार्यक्रम खत्म होने का समय हो गया, लेकिन मैं विधायक साहब से अभी लेखा जोखा आगे लेंगे भी क्या करेंगे, 1 मिनट में उनकी बात रखेंगे। लेकिन ये काफ़ी देर से दिव्यांग जो है आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं उनका। नमस्कार सर, माननीय विधायक जी, मैं साहिल, मैं सर ग्रेजुएट हूँ, लेकिन सर मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। मैं चाहता हूँ सर कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दें और सर किसी भी डिपार्टमेंट में सर मुझे स्थायी रोजगार दिलवाएं सर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी सर। आपके पास कंप्यूटर की जानकारी है? यस सर, मैंने 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है सर। ठीक है, आप कल आइएगा, हो जाएगा आपका। ओके, थैंक यू सर। 1 मिनट जी, मुझे बताना है, 1 मिनट लाइट चाहिए आप। मैं थोड़ा सा आपसे साझा करता हूँ, बहुत समय हो गया आपको। 3-4 चीजें अपने जनता को बताना चाहूंगा कि शहर में और कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं और क्या किया जा रहा है। 2 मिनट जरा। एक तो इंडस्ट्रियल एरिया, जो ओल्ड इंडस्ट्री एरिया है, वहां से एक फ्लाईओवर उठाया जाएगा हाली पार्क से और उसको जीटी रोड पे सीधा जोड़ दिया जाएगा। एक तो उसकी ब्रांच जाएगी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बराबर में और एक इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर, ताकि असंध रोड के ऊपर ट्रैफिक का प्रेशर कम हो। इसके साथ ही एक अल्ट्रा मॉडर्न, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन है और बहुत फायर की वारदात बहुत हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। फायर स्टेशन हमारा ओल्ड इंडस्ट्री एरिया के अंदर है, तो एक अल्ट्रा मॉडर्न फायर स्टेशन जो है सेक्टर 25 में, वो मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। एक आपसे और बताता हूं कि असंध रोड जो क्रॉसिंग है, जहां पुलिस चौकी है, वहां पर भी एक फ्लाईओवर आएगा कैनाल के बराबर में, ताकि नीचे से ट्रैफिक भी निकलता जाए, कंजेशन खत्म हो जाएगा। वहां जो बिंजोल क्रॉसिंग है, बिंजोल के दो हमारे रेलवे क्रॉसिंग है, अगर आप देखें बिंजोल के ऊपर, उन दोनों के ऊपर फ्लाईओवर आ रहा है, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इसकी अप्रूवल्स आ चुकी हैं। एक फ्लाईओवर तो गोहाना रोड के ऊपर होगा और दूसरा कैनाल के पैरेलल फ्लाईओवर होगा। और इसके साथ ही एक गोहाना रोड के नीचे जो अंडरपास है उसको मॉडर्न किया जाएगा, चौड़ा भी किया जाएगा, उसकी हाइट भी ठीक की जाएगी। और इसी तरह असंध रोड का जो अंडरपास है उसको भी ठीक किया जाएगा, ताकि वहाँ से छोटी गाड़ी और सब साधन निकल पाए। इसकी योजना बना के दे दी गई है। एक शहर में पिछले दिनों जो लखा जी की दुकान है, वहाँ फायर हुई थी, बहुत नुकसान हुआ। उसको देखते हुए बाज़ारों में 3 छोटी गाड़ियाँ 2000 लीटर की ये गाड़ियाँ अरेंज की जा रही हैं, ताकि अगर कहीं ऐसी आपदा आए तो फ़ौरन वहाँ छोटी गाड़ी पहुँच जाए, जब तक बड़ी गाड़ियों का वहाँ पहुँच रहा होगा। इसका भी साधन दिया जा रहा है। पानीपत में एक योजना है कि कहीं एक अल्ट्रा मॉडर्न जो है इंडोर स्टेडियम, हमारे यहाँ इंडोर स्टेडियम नहीं है और इसको मल्टी स्टोरी इंडोर स्टेडियम के लिए जगह तलाश की जा रही है, तो उसको भी बनाने की योजना है। एक रैन बसेरा, 3 रैन बसेरा की योजना है। एक की तो निगम ने निश्चित कर दिया है, सनोली रोड के ऊपर रैन बसेरा बन रहा है,
ताकि सर्दियों में या गर्मियों में जो बाहर से यात्री आते हैं, जो 1-2 रात ठहरना होता है, उनके रहने की सुविधा हो जाए। शहर में बहुत जल्दी मिनी बस की सर्विस शुरू हो जाएगी। मिनी बस सर्विस अभी हमें 10 बसों की कमिटमेंट मिली है और हमने उनसे 30 बसों की डिमांड की है। कल मूलचंद जी शर्मा जी भी आए हुए थे पानीपत के अंदर, तब भी उनसे मैंने डिस्कशन की है कि हमें 30 बसें, औद्योगिक नगरी है, शहर बहुत बड़ा है, कॉलोनियाँ बहुत है, तो हमें इतने साधन चाहिए होंगे। इसके साथ ही मेरी जो कमिटमेंट है, जो मीट की दुकानें जगह जगह खुली हैं स्कूलों के पास, ये योजना शुरू की थी लेकिन फिर स्टाफ की वजह से, कमी की वजह से रुक गया। निश्चित तौर पे ये हमारी कमिटमेंट है शहर को कि हमें इस शहर में कोई भी धार्मिक स्थान के पास या स्कूलों के पास मीट की दुकान नहीं होगी, और बाकी दुकानें भी जो होंगी उनको कवर करना पड़ेगा, आगे शीशे लगा के बंद करना पड़ेगा। इस पे हमारा डिटर्मिनेशन है और हम इसको निश्चित तौर पे करके दिखाएंगे। सर, विधायक के तौर पर आपकी जो योजनाएं हैं वो निश्चित तौर पर सराहनीय है, और कार्य आप जितने 10 से 12 घंटे काम कर रहे हो वो सही में बहुत अच्छी है, कि कोई भी तारीफ करेगा। सर, निवेदन एक करना चाहेंगे, क्योंकि हम नीतिगत विधायक नीति बनाते हैं और पानीपत जो है वो जल, पानी और वायु, इन दोनों के प्रदूषण से इतना ग्रस्त है कि सारे लोग, आप भी खांसी और हम भी खांसी में हैं। सर, ये पोल्यूशन की वजह से है, आप भी जानते हैं सर, आप विशेषज्ञ हैं। सर, ये पानी हमारा भूजल कैसे सुरक्षित होगा, क्योंकि किसी भी पार्क में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, किसी भी जीटी रोड से लेकर के किसी भी सड़क में भूजल को संरक्षित करने का कोई प्रोजेक्ट। सर, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप हमारे नीति निर्धारक हैं, इसलिए ये निवेदन किया है सर। ये लास्ट सवाल था। जल संरक्षण के लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा पानी जो निकाल रही है एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री निकाल रही है। श्रीवास्तव जी, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं सर, बहुत जरूरी है। और आपकी जानकारी में अगर ललित गोयल जी आप कंटेक्ट करें आज की बात, पानी सबसे ज्यादा जो निकासी है जमीन से वो एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री की है। और आज हमारी एक बैठक चल रही है, मैं उसमें नहीं जा पाया, उसमें ललित गोयल जी बैठे हुए हैं, आप जानते हैं ललित गोयल जी को। मिस्टर लूथरा आए हुए हैं जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं, और पानीपत के अंदर बहुत जल्दी इंडस्ट्री के लिए ZLD जो हमारा 29/2 में लगना है, उसकी योजना सिरे चढ़ जाएगी। मैं निश्चित तौर पे करोड़ों लीटर पानी जो है उसकी बचत होगी इस पानीपत शहर के अंदर, उसकी योजना बना रहे हैं। एक लास्ट सवाल, अभी नीरू विज जी भी हमारे बीच में आई हुई हैं, धर्मपत्नी है प्रमोद विज जी की। एक लास्ट सवाल उनसे लेना चाह रहा हूं। मैडम प्लीज प्लीज, आप एक गृहिणी भी हैं, क्या सवाल आपसे लास्ट खत्म करने जा रहे हैं, विश आपसे क्या सवाल है एज ए विधायक? टाइम पे घर नहीं आते, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, तो सब काम कर रहे हैं ना, इसलिए। आप इनके कामों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूं। तो बिल्कुल नेताजी, आपके द्वार कार्यक्रम में आज बस इतना ही। पानीपत की जनता जुड़ी, कुछ उनकी समस्याएं थी वो विधायक के सामने रखी। विधायक जी ने 100 दिन का लेखा जोखा रखा। श्रीवास्तव जी मेरे साथ थे, मेरे सहयोगी के रूप में विधायक जी से सवाल जवाब कर रहे थे। जो तमाम पानीपत की जनता है उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, खासतौर पर सुखदेव नगर के रेजिडेंशियल जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने इतना अच्छा मंच सजाया, हमारे को जगह दी। सवाल जवाब आगे भी करते रहेंगे। 100 दिन का लेखा जोखा लिया, और जो इन्होंने विधायक जी ने प्रोजेक्ट गिनवाए हैं उनसे भी लेखा जोखा लेंगे, कितने दिन का टाइम बाउंड किया है वो भी हम लोग इनसे बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.
जब ठान ही ली ऊंची उड़ान की, तो क्या डरना देख दूरी आसमान की। एक नई सोच थी, एक नई राह थी, हर लड़की हो शिक्षित, यही उनकी चाह थी। इसी सोच से बनाया आर्या गर्ल्स पब्लिक स्कूल। हकीकत में बदले अपने सपने, यही था उनका उसूल। नन्ही कलियों के कदमों से चहकता आंगन, कलियों से बने फूलों से महकता प्रांगण। वैदिक होती है हर भोर यहाँ, संस्कारों का रहता जोर यहाँ। अंगड़ाई लेता है यहाँ बचपन का शोर, स्वच्छ हवा और हरियाली चहुं ओर। खेल खेल में खिलाड़ी बनते यहाँ, हर मैदान फतह करते यहाँ। खेलों का यह संगम है और जीत का लहराता परचम है। आधुनिकता के इस दौर में कदम बढ़ाती प्रयोगशालाएं, अद्भुत है यहाँ की योगशालाएं। कर्मठता और सहयोग शिक्षकों की आन है, लड़कियों की उच्च शिक्षा प्रबंधकों की पहचान है। हरियाणा में सीबीएसई से संबंधित लड़कियों का पहला स्कूल, यही इसकी शान है। ज्ञान, विज्ञान और खेलों में भरता रोज नई उड़ान है। शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट एलईडी केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड की साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।